पहला आर्टिकल है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके। अभी देखो, अगर आपने रिवीजन वाली क्लास लगाई थी तो उसमें हमने किया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए यूज करा जाता है। 2014 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया कि कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले का था। पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करते थे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसके लिए बेस ईयर फिजिकल ईयर की तरह यूज होता है और वो है 2011-12। ठीक, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए था। सीपीआई के लिए जो कैलेंडर ईयर यूज होता था वो था 2012। अब ये चेंज कर दिया है 2024 में। अब कुछ वेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज उसमें आएंगी, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स एंड ऑल, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं क्योंकि उसकी परचेजिंग भी आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप नीड्स को ही फुलफिल कर रहे हो, वांट्स को ही फुलफिल कर रहे हो, आपको टाइम पास भी करना है। नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजॉन आ गया, तो वो सर्विसेज भी अब इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, जो कि पहले हुआ करती थी 299। अब इसमें भी नंबर में कुछ चेंजेस आए हैं, वो आपने याद रखने। ये सिर्फ वेटेड प्रोडक्ट्स की मैंने बात करी, अदरवाइज आपने 480 प्लस 448 के आसपास प्रोडक्ट्स देखी थी। ठीक, तो ये चीजें हैं जो चेंजेस हुए हैं, वो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात हो रही है। इन्फ्लेशन समझ गए ना सारे? वो जो महंगाई आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट पहले आपको 70 रुपए की बिकती थी, अब 140 की पड़ गई है। कपड़े आपने सिलवाए होंगे टेलर के पास जाके, एक टाइम पे 70 रुपया भी लिया है उन्होंने, 70 के बाद 150 पे भी आए हैं। आज जाना 500 रुपए का सूट 1000 रुपए की सिलाई है। तो मतलब वो क्या है? वो इन्फ्लेशन है। सारी चीजें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो भी चीजें चेंज हो रही हैं, वो इन्फ्लेशन के अंदर भी एड ऑन हो जाती है और उससे जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो भी इंक्रीज होती चलती है। अब देखो, इन्फ्लेशन को मेजर करने भी जो इन्फ्लेशन होती है वो भी मल्टीपल टाइप्स की होती है। जैसे एक आ जाएगी आपकी हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरी आपकी आ जाएगी कोर इन्फ्लेशन। बस इतना याद रखना, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर एक बास्केट है मेरे पास, इसके अंदर सारी कमोडिटीज रखी हैं मैंने, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल रखे हैं, टीवी रखा है, एसी रखा है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एक आता है आपका कोर इन्फ्लेशन, एक आ गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये जो कमोडिटी मैंने इस कटोरी के अंदर डाली है, इसके अंदर जो भी चीजें रखी हैं उनको कैलकुलेट करा जाता है। हेडलाइन के अंडर सब कुछ आएगा, सब कुछ में सारी चीजें, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, बेवरेजेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। मतलब मेन फोकस करेंगे हम फूड के ऊपर, और दूसरा फोकस करेंगे फ्यूल। फ्यूल या फिर साइड में क्या लिखा होगा? एनर्जी। ये फूड एंड फ्यूल भी हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। पर जब कोर इन्फ्लेशन की आप बात करते हो, ये कट हो जाता है। बाकी सब कमोडिटी आएंगी, पर फूड एंड फ्यूल वाली जो कमोडिटी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखो ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, फूड और फ्यूल इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी इंक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, टमाटर खरीदते हैं कभी सब्जी मंडी से, कभी आपने 70 रुपए किलो, बड़ी महंगे हो रखे हैं, कभी आप 40 पे आ जाते हो, 40, अब मैक्सिमम 30 तक आता है, उससे नीचे नहीं जाता है। सेम प्याज के केस में होता है, आप या तो मैक्सिमम उसको कई बार 100 रुपए के पास, 200 रुपए के पास भी चला जाता है, कई बार देखोगे 20-20 रुपए के हिसाब से भी मिलेगा। तो क्या दिख रहा है? प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मिल रही है। तो जो कोर इन्फ्लेशन है, जब हमें ऐसा डेटा चाहिए जो स्टेबल दिखे, तो वहां पे हम कोर इन्फ्लेशन का यूसेज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फूड और फ्यूल या फिर एनर्जी तो इंक्लूडेड है ही नहीं। पर जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन देखोगे, उसमें आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। रीजन बिहाइंड, उसमें फूड भी इंक्लूडेड है, फ्यूल और एनर्जी भी इंक्लूडेड है। डन, ये आ गया आपका हेडलाइन और कौन से वाला? कोर इन्फ्लेशन। अब दूसरी जो कैटेगरी आप देखोगे वो आ जाएगी फिर से कमोडिटीज के ही हिसाब से, जो हमारी मिनिस्ट्रीज यूज करती हैं। एक तरफ आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा आ जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले हम सारे होलसेल प्राइस इंडेक्स को ही यूज करा करते थे, सर्विसेज का सेक्टर हुआ ही कितना बूस्ट था। तभी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर सिर्फ क्या आती हैं? गुड्स। गुड्स कैसी होती हैं? टेंजिबल नेचर की, जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक, सर्विसेज को थोड़ी टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आपको उसकी अवेलेबिलिटी दिखाई देती है, वो टच नहीं होती है वो। तो मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहां पे मिलेंगी आपको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर। ठीक है, 2014 से पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज करते थे। यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसे याद रख लो, बोलते हैं ना होलसेल पे लेके आए, बड़ा सस्ता पड़ गया उनको, तो उन्होंने हमें भी सस्ते पे दे दिया। तो होलसेल मतलब आप बल्क में चीजों को परचेज कर रहे हो। और ज्यादातर कौन वहां पे परचेजिंग करता है? शॉपकीपर आ गए उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री याद रह जाएगी कंज्यूमर, सॉरी कॉमर्स। कॉमर्स से आपको क्या पता लग रहा है? कि बिजनेस स्टेक होल्डर, जिनकी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, किराने की शॉप है, एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसने बल्क में सामान को खरीदना है। मिनिस्ट्री याद रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि अभी इसको चेक नहीं करते हैं, करते हैं, पर होलसेल लेवल तक ये चेकआउट होता है। और जो
एक्चुअल में आपको इन्फ्लेशन टारगेट करनी है तो वो कंज्यूमर तक करनी है, तो इसी वजह से आपने यूज करा 2014 के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 1991 में इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म कर लिए है, यानी कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो चुकी है, कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी होगी। पर अभी आप देखोगे 2014 से पहले का टाइम पीरियड, सबके घरों में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, सबके घरों में लैपटॉप भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप देखोगे एकदम से इंटरनेट का एरा आता है, तो सरकारों ने भी ऐसी पॉलिसीज चला दी कि बच्चों को जहां पे पहले स्कॉलरशिप मिलती थी अब क्या देंगे, लैपटॉप्स पकड़ा देंगे। तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, इस सेक्टर में एंटर इन करते जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा 2014 में मेजॉरिटी कंट्री कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ जा चुकी है, हम भी जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम से इन्फ्लेशन किसके बेसिस पे चेक हो रही है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इवन अभी आपने एक रिसेंट अपडेट भी देखा था जहां पे ये पहले 2% था, अब बोला गया है 2% से शायद 2.1% तक हम इसको कंट्रोल रखेंगे। अब इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो आपका वही स्टैंडर्ड आएगा 4 + -2%, मतलब मिनिमम 2% और मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% तक की। तो यही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अभी के लिए जो अपडेटेड है वो 2.1% है। अब ये जो मिनिस्ट्री आएगी यहाँ पे, अब देखो आपको डेटा भी चाहिए होगा, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब बोल रहे थे, बस हो गया, ठीक है। तो ये वाली मिनिस्ट्री है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे सर्विसेज जब बोलिए, आपसे मैं पूछूं नेटफ्लिक्स कहाँ पे आएगा, कहाँ पे दिखेगा वो, सीपीआई के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब जैसे नेटफ्लिक्स कितने की सब्सक्रिप्शन आती है पर ईयर की, मतलब वो पर मंथ आ गई, ठीक है, वो पर मंथ आ गई 149। पर वहीं पे एक टेस्ट सीरीज होगी 1000 रुपए की, उसके लिए बार बार सोचेंगे यार खरीदनी चाहिए, पता नहीं क्वालिटी कैसी है। तो ये सर्विसेज अब देखा गया कि लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आए हैं, तो अब वेटेड कमोडिटीज के अंदर, वेटेड सर्विसेज के अंदर ये सारी आइटम्स भी इंक्लूड करिए। लिस्ट में आपको दिखा दूंगी, आपने याद करने उसको बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि 300 के आसपास की सर्विसेज होंगी, तो उतनी आप याद नहीं कर सकते, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। पर मैंने आपको एसेंस बता दिया। जहां जहां पे भी अब नए लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आए हैं, देखो नेटफ्लिक्स का भी एक एग्जांपल, कोविड से पहले ज्यादा लोग नहीं प्रेफर करते थे नेटफ्लिक्स एंड ऑल। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर सारी मूवीज आ जाती हैं, थोड़े टाइम के बाद लोग वेट कर लेते हैं कि क्या जाना सिनेमा के लिए, घर पे आराम से बैठ के देखेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सस्ती पड़ेगी अपने को। तो मतलब 2020 के बाद ये जो 5 साल आए अपने, इसमें बड़े सारे चेंजेस आए हैं जो हमारा लाइफस्टाइल रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर ये सारी चीजें भी अब ऐड कर दी गई हैं। लग गया पता ये आर्टिकल किस चीज को लेके है। अब ईयर याद रखना, सीपीआई के केस में कैसा ईयर यूज होता था, कैलेंडर ईयर, जो पहले कितना था 2012, अब ये कितना हो चुका है 2024। सवाल बन सकता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आपके स्टेट एग्जाम में, रेगुलर क्वेश्चन, स्टेट एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा आपसे, पक्का क्वेश्चन है। यूपीएससी में अब चेंजेस हुए हैं तो पूछ सकता है, तो मिनिस्ट्री दोनों की डिफरेंट है, याद रखिएगा। और ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये वीकली बेसिस पे आता है, जबकि आपका सीपीआई मंथली बेसिस पे आएगा, ठीक है, मंथली बेसिस पे आएगा। तो ये भी ध्यान में रखने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर ही लेने हैं, भूलने नहीं। अब चलो अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें आर्टिकल के अंदर बोली हैं। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, जैसे एक दिन हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिस्कस करा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स याद है सभी को, मैंने 2 एग्जाम्पल वहां पे आपको दिए थे कि जैसे आप इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है अपनी कंट्री के अंदर। कौन सा पैरामीटर था वो, मैक्रो या माइक्रो, मैक्रो। इतनी बड़ी डेमोग्राफिक कंट्री है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैक्रो इकोनॉमिक में आता है। पर वहीं पे किसी ने अपना बिजनेस ओपन करा, अपनी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, तो वो किस पार्ट में चला जाएगा, माइक्रो। वो तो एक कंपनी की बात है, जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट सभी को चाहिए होगी, ठीक। तो वो चीजें हैं माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो में ही आपका इन्फ्लेशन भी आता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, जो हमारी दिनचर्या है, जो भी चीजें हम परचेज करते हैं। मैंने आपको प्याज का एग्जाम्पल दिया, टमाटर का एग्जाम्पल दिया, वो सभी को ही चाहिए ना, वो तो हमारी जरूरत है, नीड है, वो खाना ही है, ठीक है। उसके बाद चलो कहीं बोलेंगे नहीं बिना तड़के के भी तो खाना बन जाएगा, तो दाल तो चाहिए होगी, चावल तो चाहिए होगा, वो बेसिक नीड में इंक्लूड होता है। तो मतलब सीपीआई में जब चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेशन में जब चेंजेस आते हैं, उससे कौन अफेक्ट होता है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ज्यादा अवेलेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे पैसा भी आ गया साथ के साथ, अगर आपके पास पैसा जेब के अंदर ज्यादा होगा, आप ज्यादा चीजों को परचेज करने की ट्राई करोगे, अचानक से डिमांड बढ़ेगी। पर बैक एंड पे प्याज तो उतना ही बना होगा ना जितनी उसकी प्रोडक्शन हो रखी थी, अचानक से प्राइस आपको कैसे दिखेंगे, बढ़ते हुए। और अचानक से पिछली सब्जी मंडी जब लगी थी तो 30 रुपए किलो से बिक रहे थे, अगली सब्जी मंडी लगी 100 रुपया सीधा, क्यों, क्योंकि सभी के पास पैसा था, पॉकेट के अंदर एक्सेसिव था, तो उन्होंने सोचा फटाफट से बल्क में उठा लेते हैं। पर प्रोडक्शन तो उतनी थी, सप्लाई तो उतनी थी, डिमांड बढ़ी है वहां पे। तो मतलब ये जो इकोनॉमी है ये सारी इंटररिलेटेड ही चलेगी, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली हाउस होल्ड के जो
जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। सीपीआई की जब आप बात करते हो तो इन्फ्लेशन टारगेट होती है गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करके, और फिर जब भी ऑफिशियल मेजर्स के अंदर चेंज होते हैं तो मतलब एवरीडे लाइफ इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की यहाँ पे। और कॉमन पीपल में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कॉस्ट ऑफ फूड बेसिक नीड है, उसके अलावा हाउस रेंट, शायद रूरल एरियाज में रेंटिंग नहीं है पर आप जब अर्बन एरियाज में आओगे तो वहां पे हाउस रेंट भी इंक्लूड हो जाता है। देन फ्यूल एक्सपेंसेस, शायद रूरल एरिया में उतना नहीं लग रहा है पर हाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में है, घर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो अपने व्हीकल के यूज करके ही जाएगा। पर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो आपको व्हीकल चाहिए ही चाहिए, आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आप ऑटोमोबाइल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज करोगे, फ्यूल के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, और भी बाकी की नेसेसिटीज यहाँ पे इंक्लूड करी जाती हैं। मतलब जो सीपीआई है, नाम में क्या लिखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर तक का क्या क्या चेंजेस आए उस सभी को हाईलाइट करता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करते थे तो जो बल्क में सामान जाता था उसी की इन्फ्लेशन को ये टारगेट कर पाता था। अब आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो होलसेल वाला, यानी कि कोई शॉपकीपर था, बल्क में सामान लेके गया, राशन लेके गया, फिर उसने किसको बेचा, कंज्यूमर को, कस्टमर उसके पास आए होंगे, तो अब उसने कितने प्राइस के ऊपर भेजा तो वो इन्फ्लेशन भी अपने पास रिकॉर्डेड रहेगी। ऐसे थोड़ी होगा जिस प्राइस पे उसने खरीदा उसी पे आगे बेचेगा, थोड़ा सा बढ़ा के बेचेगा, वो डिस्काउंट भी होगा, वो कभी भी ऐसे थोड़ी होगा कि डिस्काउंटेड प्रोडक्ट के ऊपर होगा, वो तो एमआरपी के ऊपर ही आपको मिलेगा। जैसे कूपन वगैरह मिलते हैं तो वो थोड़ी डिस्काउंटेड आइटम के ऊपर होते हैं। 2000 की मान लो कोई शर्ट थी, 2000 पे बोला कि इस पे 50% ऑफ है, कितने की पड़ेगी, 1000 की, आपके पास जेब में 2 कूपन थे 500 रुपए की, प्राइस क्या आ गया, 0, तो डिस्काउंटेड के ऊपर तो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो होलसेलर होगा वो भी क्या करेगा, अपना फायदा देखेगा, तो आपको ज्यादा प्राइस पे चीजें बिकेंगी। तो मतलब आपने क्या किया, उस एंड को टारगेट करा जहां तक वो प्रोडक्ट एक्चुअल में जाएगा। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन मेजर हो रही थी वो सिर्फ होलसेल लेवल तक की हो रही थी, यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो, कंज्यूमर लेवल तक की हो रही है। तो मतलब मिरर है सीपीआई एक तरह से हमारी सोसाइटी का या हमारी कंट्री का, तो वो हर एक चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। लग गया आप पता सभी को। तो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, अब देख लो इसके बेसिक से पॉइंट्स। ये देखो इतनी सारी कमोडिटीज हैं तो सारी तो आप लर्न नहीं करोगे, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें सिर्फ प्राइसेस किसके आएंगे, गुड्स के, ठीक है, और वो भी होलसेल वाली कैटेगरी के अंदर। इसको रिलीज करा जाता है वीकली बेसिस पे, और दूसरा इसमें सिर्फ गुड्स ही आती हैं, और इसके अंदर कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स आएंगे, जैसे फूड आर्टिकल्स दिखेंगे, नॉन फूड आर्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, बेवरेजेस, केमिकल्स, ये आपके मैन्युफैक्चर्ड फूड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये जो इन्फ्लेशन को बताएगा ये कहाँ पे बताएगा, फर्स्ट स्टेज के ऊपर, जब बल्क में प्रोडक्शन हुई, बल्क में परचेजिंग हुई, तो पहले लेवल पे ये आपको इन्फ्लेशन के बारे में हाईलाइट्स देता है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो बेस ईयर होता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब अप्रैल 1 टू 31 ऑफ मार्च, पर बेस ईयर यहाँ पे कितना था, 2011 से 12 का, तो ये वाला बेस ईयर है। चेंजेस कहाँ पे हुए, सिर्फ सीपीआई के केस में। वहां पे कौन सा ईयर यूज हो रहा था, कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी 1 टू दिसंबर 31, कौन से वाला, 2024, ये रिवाइज हुआ है। उसके अलावा मिनिस्ट्री आपने ध्यान रख लेनी है, कौन सी पड़ी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 697 के आसपास की प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अभी सी बात है 697 तो आपने लर्न नहीं करनी है। हेडलाइन और कोर में मैंने आपको बता दिया, कोर के अंदर क्या नहीं आना था, फूड, फ्यूल, एनर्जी, फ्यूल की शायद एनर्जी लिखा हो तो एनर्जी और फ्यूल कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपने वो ध्यान से देख लेना है। देन आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ। अब देखो यहाँ पे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में कमोडिटीज का रात दिन का फर्क आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि रूरल एरिया में डिमांड अलग है, अर्बन एरियाज में भी सेम डिमांड होगी पर थोड़ी ज्यादा होगी। तो आपको रूरल एरियाज के अंदर देखोगे 448 के आसपास आइटम्स मिलेंगी, वहीं पे अर्बन एरियाज में देखोगे 460 के आसपास आइटम्स मिलेंगी। पर चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, तो ये सारी आइटम्स जब ऐड हुई तो ध्यान रखना, जो पहले 299 वेटेड आइटम्स हुआ करती थी वो अब 358 पे जा चुकी है। वेटेड आइटम मतलब पहले कितनी कमोडिटीज देखी आपने टोटल, ऊपर 448 है, 460 है, हर एक। अब जैसे यहाँ पे साइड में जो लिखी है ये 8 कैटेगरीज हैं जो सीपीआई के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, आगे मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, ये देखो जिम वगैरह आप देखोगे अर्बन एरियाज में ज्यादा होगा। वैसे पंचायत को रूरल एरिया में पैसा भी गया था कि आप जिम वगैरह बना सकते हो, ठीक है, वो अलग केस आ जाते हैं। पर रिक्रिएशनल, यहाँ पे आपको एक मार्केट के अंदर 3 जिम भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, अगर ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तो ज्यादा जिम भी मिल सकते हैं, तो रिक्रिएशन वाली कैटेगरी आ गई। योगा के लिए क्लासेस लगती हैं, रूरल एरिया में अपनी छत पे ही कर लेते हैं योगा, यहाँ पे क्लासेस के लिए जाना पड़ता है। तो मतलब
रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपको सीपीआई के अंडर मिल जाएगी। और दूसरा अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, एपेरल, वो जो आप देखते हो बने बनाए कपड़े रेडीमेड जिनको बोलते हैं, देन हाउसिंग, देखा ना पीछे हाउस रेंट भी इंक्लूड हो जाता है, देन फूड एंड बेवरेजेस। ये 8 कैटेगरीज आती हैं आपके किसके अंडर, सीपीआई के अंडर। ये अब इनका ना सभी का एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो परसेंटेज में अभी नहीं आपको करवा रही, वो आप इकोनॉमी में देखेंगे, मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन फूड एंड बेवरेज का रहता है, कितना परसेंट मेडिकल केयर का रहता है। इसका सवाल आता है, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस वजह से मैंने वो परसेंटेजेस ऐड नहीं करी है। किसी का कंट्रीब्यूशन आपको 53% तक का मिलेगा, किसी का 36 मिल सकता है, किसी का 7% मिल सकता है। तो वैसे ही वेटेड आइटम्स का जो नंबर था पहले वो 299 हुआ करता था, अब ये कितना इंक्रीज हो चुका है, 358। परसेंटेज वाली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, जब इकोनॉमी में लेक्चर होगा वो तो परसेंटेजेस लर्न कर लेनी है एक बारी। सवाल आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, कौन सी कैटेगरी कैसे फिट करेगी, ठीक है। तो परसेंटेज आपने देख लेनी है। इवन आज भी आप चेक कर सकते हो, एक बार सर्च ही करना है कि परसेंटेज ऑर्डर, वो आपको पाई चार्ट बना के सबकी परसेंटेज बता देगा। कैलेंडर ईयर जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31। अब यहाँ पे रिवीजन करा गया है, सीपीआई पहले 2012 था कैलेंडर ईयर, अब ये कर दिया है 2024 का, क्योंकि चेंजेस आए लाइफस्टाइल के अंदर, तो 24 को अब रिवाइज्ड ईयर बता दिए। अब देखो ओटीटी ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो आते हैं आपके स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जैसे कि नेटफ्लिक्स, ये भी इंक्लूड कर दिया उस वेटेड आइटम के अंदर, जो आपकी पहले 299 थी, तो एक आइटम और ऐड हो चुकी है, दैट इज 300 यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद और ऐसी ही आइटम्स बड़ी सारी ऐड करी गई हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, उसके बाद टेलीकॉम प्लान आगे, ई कॉमर्स प्राइसिंग, वियरेबल फिटनेस बैंड्स। ये वॉचेस का जो पैटर्न था ये भी आप देखोगे 17-18 के बाद से ही आया हुआ है, पहले थोड़ी होते थे वैसे कि फिटनेस बैंड पहनने, मेरी हार्ट बीट कितनी चल रही है, पहले थोड़ी था ये सारा, तो ये बाद में एडिशन हुई है। गैजेट्स जैसे कि एयरपॉड्स, पहले कौन से वाले आते थे, वो ईयरफोन्स आते थे ना लंबी सी तार वाले, हाँ वही, कंप्यूटर के साथ भी वही जोड़ लेते थे, फोन के साथ भी वही जोड़ लेते थे। फिर उसके बाद आपके ये गले में लटकाने वाले आए, तो उसके बाद ईयरपॉड्स ही आ गए हैं कि छोटे छोटे एयरपॉड्स आ गए और एडवांस आ गए, तो ये बाद में एडिशन हुई है। तो इसी वजह से 2012 से कहाँ पे जंप कर लिया है, 2024 की लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है। देन कुछ स्नैक्स आ गए, खाया ही है किसी ने, रोटी सी होती है ना एक, ऐसे डिप करके खाते हैं इसको, क्रंची होती है, हाँ क्रंची होती है ना काफी, हाँ बस वही है, एक आधी बार खाई थी मैंने शायद। और स्नैक्स भी बनता है इसका पूरा, वो व्हाइट सॉस डली होती है, कौन सी बोलते हैं, मेयोनिस। पता है कैसे बनती है मेयोनिस, बड़ी हेल्दी होती है वो, सबसे हेल्दी। हाँ जो ऑयल होता है ना, जैसे मान लो, मजाक करूंगी वैसे ही, मैं किसी को नहीं खानी चाहिए, हाईली मतलब जो ट्रांस फैट्स आप पढ़ते हो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में मिलेगी वो मेयोनिस के अंदर ही मिले। हाँ गरम गरम तेल होता है, और फिर आप वेज मोमोज ऑर्डर करते हो और अंडे वाली मेयोनीज साथ में खाते हो, समझ लो। तो खाता है कोई, ऐसा है तो नहीं कोई कि अंडा नहीं मैं खाती पर मेयोनीज खा लेती हूँ, या खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, जो भी है तो नहीं ना ऐसा कोई भी। तो मेयोनीज के अंदर बढ़िया अंडा डला होता है, तो ऐसे होता है सिनारियो। चलो अब ये प्रोडक्ट भी ऐड कर दी है। फिर उसके बाद पर्सनल केयर आइटम्स, आजकल प्रोडक्ट्स आती है ना, बड़ी ज्यादा एडवर्टाइज भी करती हैं, ये कौन कौन सी ब्रांड्स आ गई हैं आजकल, जो पहले नहीं थी इतनी लाइमलाइट में, पहले तो फेयर एंड लवली थी, उसको भी बोला कि क्या नाम रखा है, हाँ बस वही सारी प्रोडक्ट्स जो पर्सनल केयर आइटम्स है। और क्या बोलते हैं वो, व्हाइट टोन स्किन अटेन करने के लिए ये यूज करे, सीरम का बड़ा ट्रेंड आ रखा है, हाँ फेयर एंड हैंडसम आ गया, फेयर को हटा दिया था ना, क्या बोलते हैं अब, ग्लो एंड लवली, कि फेयर तो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो रेसिज्म को, बड़े टाइम के बाद जागे, तब तक सबने लगा ली थी गोरे होने के लिए फेयर एंड लवली। और इसी के जैसे पेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर, आजकल पेट शॉप्स भी आपने देखी बढ़ती हुई, तो वो सारी चीजें भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो इसी वजह से 299 से लेके 358 में जाके अब आपको क्या मिलेंगी, वेटेड जो आपकी आइटम्स हैं, पहले ये 299 थी और दूसरा अब कितनी होएंगी, 358। आपने आज वो पाई चार्ट देख ही लेना है, पर इकोनॉमी में जब करोगे तो वहां पे भी वो पाई चार्ट आ जाएगा, परसेंटेज है वो रटने वाला काम है, ठीक है जी। बाकी सीपीआई मैंने आपको सारा बता दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी जो प्राइमरी इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, वो क्या रहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव ओवरऑल देखोगे तो यही निकल के आता है सीपीआई। और इसके बाद बेस ईयर कितना हो गया, 2024, तो ये याद कर लेना। बाकी ये देख लो, अर्बनाइजेशन बड़ी है तो इसी वजह से इसको चेंज करा गया, सर्विसेज सेक्टर की एक्सपांशन हुई है, आजकल सभी ने छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी यूज करने शुरू कर दिए हैं, मीशो ऐप जैसी आ गई जिसमें सस्ते आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, तो मतलब स्टार्टअप का जो एनवायरमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो इसी वजह से अब ये ईयर रिवाइज करा गया। ग्रोथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में दे दिया, अमेजॉन, हॉटस्टार, डिज्नी, डिज्नी हॉटस्टार एक ही है,
अच्छा, जियो जियो, ठीक है ठीक है। हाँ, तो मतलब जो भी है ओटीटी की कैटेगरीज में ये इंक्लूड होंगे। और बाइंग हैबिट्स भी चेंज हो चुकी हैं। पहले आप ज्यादा प्रेफर करते थे बाहर से परचेजिंग कर लेते हैं, अब थोड़ा प्रेफर करते हो कि ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। ये पैटर्न पहले भी आने शुरू हो गए थे, कॉलेज के टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स ने करे भी होंगे। उतना ज्यादा नहीं था, एक डर रहता था, उतनी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं थी। अब ट्रस्ट बिल्डिंग हो चुकी है, चाहे से एक आधा धोखा भी मिल जाए चल जाएगा, फिर से हम ऑर्डर कर लेंगे। तो बाइंग हैबिट्स भी चेंज हुई हैं। उसके बाद डाइवर्सिफाइड हाउस होल्ड स्पेंडिंग। पहले स्पेंडिंग जो होती थी कि वॉशिंग मशीन आई है, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, अपना फायदा हो जाएगा। अब एस्थेटिक चीजें परचेज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। लॉर्ड बुद्धा के, स्माइलिंग बुद्धा के वैसे वैसे स्टैच्यू ले आते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। मतलब जो बाइंग हैबिट्स हैं वो भी काफी ज्यादा चेंज करी है, तभी नंबर में चेंज हुआ फ्रॉम 299 टू 358। ठीक है। उसके बाद अपडेटेड चीजों में ये देख लो, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था एक 2023 और 24 का, जिसमें ये सारी चीजें पता लगी कि आजकल परचेसिंग डिफरेंट हो चुकी है। तो ये वही वाली चीजें लिखी हुई हैं। एंड मेथोडोलॉजिकल एक्सपेंडिचर सर्वे, खर्चे जो करते हैं लोग कैसे कैसे कर रहे हैं आजकल हाउस होल्ड के लिए। अब जैसे सोफा हुआ करता था, पहले सोफा ही होता था, चार, दो टांगे एक तरफ, दो टांगे दूसरी तरफ। अब मॉडर्न सोफा आ गए हैं, स्मार्ट सोफाज आ गए हैं, सोफा कम बेड्स आ गए हैं, तो अब उसके लिए आप प्रोसीड कर रहे हो। तो मतलब जो बाइंग बाइंग और एक्सपेंडिंग जो बिहेवियर हुआ करता था ह्यूमन का, वो चेंज हो चुका है। तो इस सर्वे के अंडर ये सारी चीजें स्टडी करी गई। एंड हेल्प क्या करेगा, तो सीपीआई आजकल सारी ही कंट्रीज में यूज करा जाता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, तो रिवीजन जरूरी था क्योंकि पैटर्न में चेंजेस आए हैं, इसी वजह से इसको चेंज करा गया। ये देख लो, कंप्यूटर असिस्टेड प्राइस कलेक्शन। आजकल मैनुअल एरर्स आ जाते थे, जैसे आप बड़ी देर से काम कर रहे हो, लिखने में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अब आपकी डिपेंडेंसी सारी सिस्टम के ऊपर होगी है, पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं ताकि एरर्स जितने कम हो सके, मैनुअल एरर उनको कम किया जा सके। रियल टाइम डाटा चेक्स आपको मिल जाते हैं, इस बार सेल इतनी चल रही थी, ग्राफिक फॉर्म में, इन्फोग्राफिक फॉर्म में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके बाद ये देख लो, वाइडर एंड मोर रिलायबल डाटाबेस। अब आपको सभी चीजों का इंडिविजुअल इंफोग्राफिक फॉर्म में डाटा मिल जाएगा, रेल फेयर, पोस्टल चार्जेस, फ्यूल प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्राइसेस, सब कुछ अवेल है एक इंटरनेट सर्विस के थ्रू। तो सारी चीजें चेंज हुई हैं, इसी वजह से ईयर भी चेंज कर दिया। बाकी मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, मॉस्पी आ जाएगी, डब्ल्यूपीआई के लिए गया था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो हेल्प करेगी, पॉलिसी फ्रेमिंग ज्यादा बेटर हो पाएगी क्योंकि चेंजेस हमें पता लग गए हैं अब। तो दैट्स ऑल, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्यूरेट, अप टू डेट, कंसिस्टेंट डाटा की अवेलेबिलिटी, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, सवाल बन सकता है और इंपॉर्टेंट है। चाहत होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी 11 से 12 ही है। हाँ जी, नहीं कंज्यूमर तक का नहीं लग रहा ना पता। मैंने शुरू में ही बताया ये चीज, जैसे कोई शॉपकीपर है, बल्क में सामान लेके आया, वो थोड़ी आपको उसी प्राइस पे बेचेगा, वो तो बढ़ा के बेचेगा ना, उसने प्रॉफिट भी तो देखना है, तो वो तो रह ही गया। तो इसी वजह से अब होलसेल से हम सीपीआई पे आ गए थे 2014। बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीटअप करना था, तो डब्ल्यूपीआई से हम शिफ्ट करके टूवर्ड सीपीआई। किसका? इसका ना 11 से 12, 23 और 24 हो सकता है अभी के लिए, पर अभी 11-12 ही है। एक बार फिर भी मैं देख लेती हूँ, एक बार चेक करने दे दो। पर मैंने चेक करा ही था ये। WPI रिवाइज्ड ईयर, हाँ अभी 11-12 ही है। प्रपोज करा गया है कि इसको भी शायद 23-24 कर दिया जाए, प्रपोजल है अभी, सिर्फ वो अडॉप्ट नहीं करा गया है। सीपीआई का रिवाइज हो चुका है, वो 12 था पहले, अभी के लिए 24 आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू सीपीआई। तो सीपीआई जो तो रिवीजन की क्लास लगा रहे हैं उनको अब रट जाना चाहिए, क्या डिफरेंसेस थे, कौन सी मिनिस्ट्री थी, वीकली क्या है, मंथली क्या है, वो याद रखना। डब्ल्यूपीए, हाँ जी सुरेंद्र, डब्ल्यूपीआई के केस में फाइनेंशियल ईयर रहता है, क्या लिखा है ये, डब्ल्यूपीआई फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर, तो वो 2011 और 12 है, प्रपोज्ड ईयर बोला गया है, वो जो तो 2023 और 24 है, इसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है। और जो आपका दूसरी तरफ सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें कैलेंडर ईयर आएगा, मतलब जनवरी 1 टू दिसंबर 31। पहले ये 2012 था, अब ये चेंज होके 2024 हो गया। अब जो अपडेट आएगी अगली, वो डब्ल्यूपीआई को लेके ही आएगी, जो प्रपोज करा गया है, अभी के लिए प्रपोजल है। आई थिंक क्लियर है। चाहत और सुरेंद्र ने पूछा था, एक बार ये अपडेट कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं।
ओके, इंडिया और ग्रीस को लेके ठीक है, ठीक है, डन डन सुरेंद्र। इंडिया और ग्रीस, अच्छा ग्रीस पहले भी न्यूज में था। सलामिस बे आपने पढ़ी थी, एक शार्दुल नाम का आपको नेवल शिप याद होगा, तीर याद होगा, और तो नहीं था कोई। सारथी, सारथी कोस्ट गार्ड का था, बाकी ये दोनों नेवल शिप थे। तो इनको भी हमने ग्रीस भेजा था पक्का। ये सेचिल्स और फिर बाद में मेडागास्कर गया था। ग्रीस में कौन सा गया था, एक ही था। नो, हिंट दे देती हूँ, दो हिंट चाहिए, तीन, मतलब एक ही है पर तीन हिंट है उसमें, क्या तीन 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 हिंट है उसमें। शिप का नाम बताओ। नहीं, बोलते नहीं है उसने तो यार डैश कर दिया। नहीं क्या कमाल कर दिया, कुछ नहीं करते तुम, कमाल। त्रिकांड ठीक है, थ्री एंड कर दिया तो कांड, तो त्रिकांड था, ठीक है। ये भी हमने भेजा था सलामिस बे, ठीक है। सलामिस बे अगर आ जाए तो वो ग्रीस के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ी थी। तो मतलब ग्रीस दो तीन बार न्यूज में आ चुका है। और ग्रीस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका एक पोर्ट है वहां पे, पायरस पोर्ट। पायरस पोर्ट याद है आपको, कौन से वाला कॉरिडोर, इमैक, इमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो इसी वजह से हमारे लिए ग्रीस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो, और अभी जो, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल अमृत, और ये बायो इंडिकेटर के केस में आपने पढ़े थे, बिल्कुल ठीक है। अभी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो डिफेंस कोऑपरेशन को लेके, ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा। अपनी इंडियन नेवल शिप जब हम भेजते हैं तो वो भी एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन ही होती है। तो इसके हाईलाइट्स देख लेते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्री है ना ये, मेंबर है ग्रीस, है ऑब्वियसली बात। मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर आता है, आता है, वो आपने एससीबी मैक पढ़ा था तो जी फॉर ग्रीस ही था वहां पे। दो सीज याद रख लेना जिनके बीच में ग्रीस लाई करता है। एक तरफ आ जाएगा एशियन सी, और इस तरफ कौन सा आएगा, आयोनियन सी। अब देखो मेडिटेरेनियन सी बहुत बड़ा है तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो आयोनियन सी आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर आयोनियन सी है, इस तरफ एजियन सी है। कैपिटल क्या आ जाएगी, एथेंस, और यहीं पे पोर्ट भी आ जाएगा, दैट इज पायरस पोर्ट। पायरस पोर्ट किसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो एक कॉरिडोर जो हमने बनाया है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। एक चीज याद रखना, यहाँ पे चाइना की इन्फिल्ट्रेशन बड़ी ज्यादा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा है ना, उनका जो प्रोजेक्ट चलते हैं बीआरआई जैसे, जहां पे वो कनेक्टिविटी बनाते जाते हैं, तो वहां पे पायरस पोर्ट भी वन ऑफ देम है, जो कि कहीं ना कहीं इस डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर हर्डल भी बन सकती है बात। अभी आपने इसको ज्योग्राफिकली देखा, अब थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे आपने ऊपर तुर्की देखा, इधर आगे क्या है, साइप्रस। साइप्रस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह से था, छोटा सा, इसका जो नॉर्थ पार्ट है, वेरी गुड, और नीचे साउथ वाला। अब एक टाइम पे 1960s में जाके ये इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब ग्रीस की ही टेरिटरी हुआ करती थी एक तरह से, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद साइप्रस को बोला ग्रीस ने कि बायजोनल रहोगे, मतलब अगर कभी भी हेल्प चाहिए होगी हम आपको हेल्प आउट करने के लिए आगे आएंगे, पर आप इंडिविजुअल हो, मतलब आपकी सिटीजनशिप एक ही रहेगी। यूनाइटेड नेशन में जब आप जाओगे आप एक मेंबर की तरह ही जाओगे। तो इंडिया इस चीज को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। बट जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसका, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी बन रखा है, सिर्फ तुर्की ये क्लेम करता है कि ये पार्ट ऑफ तुर्की है, और कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं करती। इवन पाकिस्तान ने भी तुर्की को कभी ये सपोर्ट नहीं करी चीज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ किसका, तुर्की का। सिर्फ तुर्की ही क्लेम करता है कि जो साइप्रस का नॉर्थ पार्ट है वो तुर्की का है। हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज, ट्रेडिशनल, वो सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पास्ट हमने देख लिया, जहां पे आएगा ना ये अब सपोर्ट करता है इंडिया ग्रीस को, किस चीज को लेके, ये जो टेरिटरी है साइप्रस की, स्पेशली साउथ वाली। तो यहाँ पे कुछ कल्चरल टाइज भी आपको मिलेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीजें यहाँ पे साइन करी गई हैं। तो ज्यादातर जो पैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, 5 साल के लिए करे जाते हैं। यहाँ पे भी 5 साल का ही टाइम पीरियड है, 2030 तक का। तो बोला कि जो एग्रीमेंट है यहाँ पे 5 साल का रोड मैप बनाएगा डिफेंस कोऑपरेशन को लेके इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखो सिंस डिफेंस कोऑपरेशन करनी है, ज्वाइंट एग्रीमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री गई होगी, डिफेंस मिनिस्टर, ग्रीस के भी इंडिया के भी, और ग्रीस के इंडिया में आए हुए थे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्रीस के, वो इंडिया आए थे। क्या कोई हिस्टोरिकल रिलेशन है इंडिया और ग्रीस के बीच में, इंडो ग्रीक कल्चर, कोई नाम याद आ रहा है इंडो ग्रीक कल्चर से, स्कूल तो हो गया, वो आर्ट एंड कल्चर का आ गया, बुद्धिज्म का भी था कुछ, और अब काफी नजदीक आ गए, यस वेरी गुड, नागा से। और सुनो ये याद रखना, ये सवाल आपके हिमाचल वालों के पेपर में बहुत बार पूछा है, नाम याद रखना उसका मियांदर था, ठीक है। और बुक क्या थी, मिलिंद मिलिंद पान्हो,
यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है मियांदर और नागसेन की, लिखी किसने है? नागसेन ने लिखी हुई है। अब देखो ये थोड़ा सा इंग्लिश साउंड कर रहा है मियांडर, ये हिंदी वर्जन में आ गया उन्हीं का नाम मिलिंद, तो मतलब मियांडर बोलना थोड़ा ऐसे एक्सेंट में चला जाएगा, तो हमने हिंदी वर्जन में नाम दे दिया मिलिंद पानो। तो ये बुक का नाम है, तो हिस्टोरिकल टाइज भी है। आपने बोला मेगस्थनीज, इनकी कौन सी थी? वेरी गुड, इंडिका। ये बुक भी आ जाती है कई बार, मैच द फॉलोइंग। यूबीएससी बहुत रेयर पूछेगा, इजी वाला आपके स्टेट वगैरह के एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना यहीं से। तो डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं इंडिया और ग्रीस के, और बायलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान बनाते हैं 2026 के लिए कि डिफेंस में कोऑपरेशन करेंगे। वो जो आईएनएस त्रिकांत था, इसी वजह से मैंने आपको बोला उसे याद कर लो, क्योंकि हमने अपनी नेवल शिप को भेजा था ग्रीस में। वो मैसेजेस होते हैं कि कल को हम शायद ज्वाइंट एग्रीमेंट्स करेंगे, तो वो ग्रीस के साथ इसी वजह से भेजा हुआ था। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है एक इंडियन ओशन रीजन के लिए। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है? गुरुग्राम। तो यहीं पे मीटिंग हुई, ये जो अभी ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ। बाकी ये यहाँ पे देखना लाइजन ऑफिसर की बात हुई है, ग्रीस की तरफ से एक लाइजन ऑफिसर आएंगे इंडिया के अंदर। लाइजन ऑफिसर का क्या काम होता है? मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लैग ना आए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो लाइजन ऑफिसर को पोस्ट करा जाएगा ग्रीस की तरफ से टू इंडिया। फिर वो कम्युनिकेट किया करेंगे, ग्रीस की बात को इंडिया के फ्रंट में रखना और इंडिया की बात को ग्रीस में लेके जाना। तो ये लाइजन ऑफिसर का मतलब होता है। लाइजन ऑफिसर जैसे आप दो इंस्टीट्यूशन है मान लीजिए, एक तरफ इंस्टीट्यूशन है, अपना ही मान लेते हैं एग्जाम्पल O2 है, एक तरफ मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में हमको कोई प्रोजेक्ट चलाना है, तो हमारे एंड से एक लाइजन ऑफिसर जाएगा। तो लाइजन ऑफिसर का मेन काम ही क्या होता है? वो कम्युनिकेशन प्रॉपर करवाना, तो कम्युनिकेशन लैग ना आए, तो लाइजन ऑफिसर। मैरीटाइम कोऑपरेशन करनी है, एक एग्जाम्पल अब आप सभी को याद है आईएनएस त्रिकांत वाला, वो आप मेंशन भी कर सकते हो कि इंडिया भेजता रहता है बार बार। एंड बायलेटरल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज। अब स्ट्रेटेजिक क्यों बोला? क्योंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन जब आपने देखी तो यहाँ पे एक पोर्ट देखा, दैट इज पायरस पोर्ट, और वो पार्ट है इमैक कॉरिडोर का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक भी है और डिफेंस रिलेशन भी आ जाएंगे। बाकी राजनाथ सिंह जी ने ये सारा डिसीजन लिया ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, कहां पे? तो गुरुग्राम में लोकेटेड इंटरनेशनल जो फ्यूजन सेंटर आपने देखा इंडियन ओशियन रीजन का। और कहां कहां पे फोकस करेंगे? तो सबसे पहले पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बस ये सारी चीजें हैं। कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, बेसिक सही है। हाइलाइट्स देख लो एक बार, तो एक बारी ज्वाइंट डिक्लेरेशन है इंटेंट का। देखो यहाँ पे लिखा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। कभी भी ये टर्म आती है ना, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, यानी कि दो फॉर्मल पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। फॉर्मल पार्टी आ गई तो मतलब गवर्नमेंट आएगी कि प्राइवेट? गवर्नमेंट सेक्टर। ट्रैक 1.0 डायलॉग, ट्रैक 1.0 डायलॉग का मतलब ही ये था जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल आपस में मिलेंगे। एंड स्ट्रक्चर करेंगे 5 साल का रोड मैप, मतलब कर लिया है अब, और बायलेटरी मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026 से एग्जीक्यूट भी कर देंगे, एक्सचेंज करना शुरू करेंगे। अब एक्सचेंज में क्या क्या करेंगे? डिफेंस कोऑपरेशन, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, या फिर कोई हाँ टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं। अगर सेंसिटिव इशू हो तो उस केस में नहीं करी जाती, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द चीजें बता दी जाती हैं। उनका कोई नेवल शिप है, कैसे ऑपरेट करते हैं वो लोग, वो बताएंगे, हमें अपने नेवल शिप के बारे में बताएगा। डॉक एक्सचेंज होते हैं, वहां के मेंबर्स हमारे वाले शिप में आते हैं, उनके मेंबर हमारे वाले शिप से जाते हैं, ऐसे चलता है सारा। तो मतलब ये सारी चीजें आती हैं। और बाकी इंडिया ने आत्मनिर्भरता की तरफ भी जाना है 2030 तक, तो अपनी टेक्नोलॉजी भी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ग्रीस से जितनी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो सब यहाँ पे आएगा। स्ट्रक्चर्ड टाइम बाउंड कोऑपरेशन है, 5 साल ही बोले ना, 5 साल के अंदर मैक्सिमम चीजें करनी है अपने को। और लाइजन ऑफिसर आएंगे कहाँ पे? जो इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का, लोकेटेड एट गुरुग्राम। और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रहेगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग रहेगी, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी आता है, ट्रेड रूट भी है, स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस भी है उसकी। देन हिस्टोरिकल टाइज अगर देखोगे तो दोनों में ही कहीं ना कहीं 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशनल टाइज आपको मिलेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां से ही ओरिजिन होता है, और उसके बाद इतनी ज्यादा एक्सपांशन भी होती है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आते हैं, इंडिका नाम की बुक आती है, बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी। बाकी जैसे आपने बोला इंडो ग्रीक गंधारा आर्ट के अंदर ही आपको मिलते हैं। गंधारा आर्ट के अलावा और कौन से दो आर्ट्स थे? अमरावती और मथुरा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो होएगी, और इसके अलावा ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर वाले इश्यू के ऊपर, और इंडिया की सीट को भी सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कल आपने मलेशिया पढ़ा था, तो वहां पे उल्टा था केस कश्मीर को लेके कि इंडिया ने ऑक्यूपाई, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट चली जाती है, पर यहाँ पे ग्रीस से सपोर्ट आता है। देन देयर इज इंडिया का सपोर्ट है ग्रीस को साइप्रस इश्यू को लेके, बायजोनल बाय कम्युनल फेडरे
अब देखो कम्युनल रिलीजन की बात होगी, यहाँ पे दो रिलीजन आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे, पर हाँ ग्रीस सपोर्ट करता है साइप्रस को, ये पूरी की पूरी टेरिटरी बिलोंग टू साइप्रस ओनली। सिटीजनशिप तो एक ही है, तुर्की चाहे से बोले कि ये मेरा पार्ट है, सिर्फ तुर्की बोल रहे हैं तो वो कोई क्लेम नहीं करेगा उसको कि ये अनदर कंट्री आ जाती है। तो इंडिया ग्रीस के फेवर में है इन शॉर्ट, कि हम मानते हैं। और ग्रीस ने पूरी रिस्पेक्ट भी रखी है साइप्रस की। बड़े सारे मिलिट्री कू वगैरह हुए थे, उस हिस्ट्री में मैं नहीं जा रही, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप रीड कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, साइप्रस को बोल दिया था कि आपकी अपनी सिटीजनशिप रहेगी, एक ही सिटीजनशिप रहेगी, आप एक तरह से सॉवरेन रहोगे, अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो हमको बता देना, हम कर देंगे, वैसे वाला सिचुएशन था। 5 देश, उनकी टर्म नहीं है, वो फॉरएवर है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे G4 वगैरह, हाँ बताओ कौन कौन थे G4 के अंदर। जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, जापान, ये चारों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तेरी अगर बारी आएगी हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, क्या पता सीट मिल ही जाए, वैसे होते हैं बड़े सारे ग्रुप्स बने हैं। एक आपको ग्रुप ऑफ 69 भी मिल जाएगा, उसमें तो बड़े सारे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक्चुअल में कोई नहीं सपोर्ट करता। अच्छा, वासु, गुरनूर और आर्यन, हाँ ये मैम ठीक है। सिग्निफिकेंस, ये देख लो, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया को अगर आपने कनेक्ट करना है फ्रॉम इंडिया तो आपके लिए ग्रीस एक बेटर लोकेशन है। मेडिटेरेनियन सी अब सभी को याद ही है मेरे ख्याल से, ये वाला सारा पार्ट, दिस वन, यहाँ पे आयोनियन सी और एजियन सी ये आपको ग्रीस के साइड में मिल जाएंगे, पर ऑफशूट्स किसकी हैं, मेडिटेरेनियन सी की ही हैं। ये वाला आ गया पाइरस पोर्ट जो इमैक कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करेगा, यहाँ से चला इंडिया, और यहाँ पे आ गया जाबेल अली, ये किसका आ जाएगा पोर्ट, ये यूएई का है। और यहाँ पे फिर रेलवे लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी पार्ट किसका है, अल गुवाहिद, दैट इज यूएई। फिर उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में एंटर इन करोगे, और इसराइल होते होते यहाँ पे कौन सा पोर्ट था, हाइफा पोर्ट। ये आई थिंक सीडीएस के पेपर में पूछा भी था सवाल कि हाइफा पोर्ट न्यूज में बना रहता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर था इसका इसराइल। और फिर आप पानी के थ्रू जाओगे, कहाँ पे पहुंच जाओगे, ग्रीस। और ग्रीस जब आप पहुंचे तो आप इनडायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक। तो इमैक कॉरिडोर के लिए ग्रीस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला, हाँ जी ठीक है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, यूएई वगैरह सारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। रेड कलर के रेल रूट्स बताए हैं, मतलब लैंड एरिया से जब जा रहे हो, और ऊपर वाला ये सारा डॉटेड वाला दैट इज वाटरवेज, ठीक है। उसके बाद 20% ग्लोबल शिपिंग को ग्रीस कंटेन करता है, ये कैपेसिटी के हिसाब से बोला है, मतलब कितना टन ऑफ वेट कैरी करके जाता है। तो 20% जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ किसकी, अकेली ग्रीस की, तो ठीक ठाक एक्सपोर्ट भी करता है। और इमैक का पायरियस पोर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री पॉइंट हो जाता है यूरोपियन मार्केट के लिए इंडिया की तरफ से। और तुर्की है पाकिस्तान एक्सिस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीस भी उसके अगेंस्ट है, लग गया ना पता, तुर्की को सपोर्ट करता होगा ग्रीस या अगेंस्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है अगेंस्ट है, क्योंकि साइप्रस पे सपोर्ट दिया, तो साइप्रस की राइवलरी है नॉर्थ वाले पार्ट को लेके तुर्की के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है ये उनके अगेंस्ट होंगे। और इवन ये जो तुर्की पाकिस्तान एक्सिस भी बना हुआ है, इनके भी अगेंस्ट है। मुझे एक ड्रोन का नाम बता दो जो ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान को तुर्की ने दी, बेरख्तर, वेरी गुड। अगर ना ये शॉर्ट फॉर्म आ जाए एमएमयू, वो भी बेरख्तर ही है, तो उनकी अपनी टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसकी फुल फॉर्म मिलेगी, तो आपने वो नहीं लर्न करनी। पर एमएमयू भी कौन सा ड्रोन है, बेरख्तर। तुर्की है, तुर्की ने दिया था ये पाकिस्तान को कि जाओ लड़ो। हाँ, मतलब जो सारी कंट्रीज फिर बोलेंगी दैट इज बेरख्तर, मतलब जो प्रमोशन के लिए नाम यूज करा जाता है वो बेरख्तर है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज करा था, बड़ी बेइज्जती हुई थी स्ट्रोन की, सवाल बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ओके जी, उसके बाद शेयर्ड कमिटमेंट, रूल बेस्ड ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑल। अरेबियन सी से लेके कनेक्टिविटी कहाँ बनेगी, एजियन सी तक, ए टू ए, तो यहां से लेके वहां तक कनेक्टिविटी बनेगी। ये देख लो ध्यान से, एजियन सी आ गया, यहाँ पे आयोनियन सी है, ऊपर एड्रियाटिक सी था पर वो इटली के साइड में चला जाएगा, ऊपर वाले एरिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। इंडिया और ग्रीस का अगर आप ट्रेड देखोगे कुछ ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, टोटल निकल के आता है लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि काफी कम है। और गुड्स वगैरह देखोगे तो प्राइमरी सी गुड्स होती हैं जो परचेज और सेलिंग करी जाती है इंडिया और ग्रीस के द्वारा। हाई वैल्यू सेक्टर हो गए जो ज्यादा महंगे बिकते हैं, उसका ट्रेड नहीं आपको मिलेगा इंडिया और ग्रीस के केस में। और डायरेक्ट शिपिंग लाइन भी नहीं है, कनेक्टिविटी डेफिसिट की भी प्रॉब्लम रहती है ग्रीस को। एक जो ऑप्शन निकल के आती है दैट इज इमैक, और पर वहां पे हर्डल क्या बन सकता है, चाइना फैक्टर। पायरस पोर्ट ओन्ड बाय चाइनीज बॉडी है, एसओई आ गया, फुल फॉर्म छोड़ देना इसकी, तो ये इसको ओन करते हैं, ये सबसे बड़ा हर्डल बन सकता है। एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म, 2+2 डायलॉग्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब देखो 2+2 डायलॉग आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री आती है, एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस, सेम यहाँ पे भी एक्सटर्नल अफेयर और
डिफेंस। बड़ी सारी कंट्रीज के साथ हम 2+2 डायलॉग्स करते हैं, पर ग्रीस के साथ उसकी भी कमी मिलेगी। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रीस के साथ हैं हमारी इंडिया को। अब कैसे एनहांस किया जा सकता है? तो सबसे पहला फोकस तो कनेक्टिविटी पे करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी डेफिसिट भी आपको ग्रीस के साथ मिलेगा। तो बोल दिया इमैक की ऑपरेशनलाइजेशन। अब ये भी देखो बंद ही पड़ गया, वो इजराइल आ गया बीच में, तो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला रहा गाजा वाली सिटी के साथ। तो गाजा सिटी के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चला तो वो रास्ता पूरा बंद पड़ा हुआ था, तो यूरोप के साथ आपकी कनेक्टिविटी वैसे ही टूटी हुई थी। तो थोड़ा घुमा फिरा के हम लेके जा रहे थे, पर एनीवेज वो फिर डिस्टेंस अगर लंबा पड़ जाए तो उसका भी फायदा नहीं होता। ग्रीन मैरीटाइम कॉरिडोर फोकस करा जाएगा कि जो शिप्स हैं थोड़ी हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ लेके जाए, और बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है तो डीकार्बनाइजेशन की तरफ निकल के जाए। माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी इंप्लीमेंट करना है। मोबिलिटी की इलीगल तरीके से कोई भी मोबाइल ना हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। एंड मेडिटेरेनियन क्वाड, जैसे क्वाड एक आपको इंडो पैसिफिक रीजन में मिलता है, यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन क्वाड भी है। सुनो, क्वाड की कंट्रीज भी पूछी है, स्क्वाड की कंट्रीज भी पूछी है पेपर के अंदर। बस स्क्वाड में कौन आ जाते हैं? फिलीपीन। किसको रिप्लेस करता है? इंडिया को। वो क्योंकि यूएस को कई बार लगता है ना कि नहीं यार इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, हम चाहते थे थोड़े डेवलप ही होते, चलो वेयर हाउस को ऐड कर लेते हैं, तो फिलीपींस को बोलता है ना यूएस कि ये तो मेरे लिए एक तरह वेयर हाउस की तरह है, मैं अपना स्पेयर सामान यहाँ पे रख सकता हूँ, कल को चाइना के साथ लड़ना पड़े। हाँ, वो सारी चीजें आ जाएंगी। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, इसराइल स्लैश लिखा है फ्रांस। तो मतलब ऑप्शन स्लैश मतलब अगर इसराइल नहीं अवेलेबल तो फ्रांस को कर लेंगे, इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ मतलब बोला है, एक बना रखा है, वर्बली बन रखा है, पर इसकी कभी मीट वगैरह आप नहीं सुनोगे कि मीटिंग हुई मेडिटेरेनियन क्वाड की। तो क्रिएट मतलब बोला गया है, ये वर्बल एग्रीमेंट्स है कि ऐसा बना सकते हैं। मीटिंग कभी नहीं सुनी होगी आपने कि मेडिटेरेनियन क्वाड की मीटिंग हुई, जस्ट वर्बल है, बोल दिया है कि बना लेंगे इसको भी। तो ये स्लैश इसी वजह से लगाया है कि इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चला गया है, तो शायद टाइम वेस्टेज बहुत हो, तो फ्रांस को भी एक ऑल्टरनेटिव रखा हुआ है। ऑप्शन ध्यान से देख लेने हैं, स्लैश लगा के आएगा तो वो भी ठीक है, अगर एक ही कंट्री का नाम लिखा जाएगा वो भी लगभग ठीक है। फिर आपने एक्यूरेट देख लेना है, पर कि अगर दोनों ही लिखे हुए हैं फिर किसको टिक करोगे, फिर वो दोनों ही गलत होंगे, फिर वहां पे स्लैश वाला जरूर लिखा होगा। ठीक, ऐसे भी नहीं होगा कि एक ऑप्शन में इसराइल लिखा है एक में फ्रांस लिखा है, अगर दोनों को लिखा है ना अलग अलग से तो फिर स्लैश वाला भी पक्का आएगा, तो आपने स्लैश वाला ही पिक करना है। और अगर आगे इनके इसकी इसराइल लिखा हुआ है सिर्फ, बाकी जगह पे कोई और कंट्री लिख दिया, अल्बेनिया लिख दिया यहाँ पे, या फिर मॉन्टेनिग्रो लिख दिया, कोई और कंट्री लिखी है तो फिर इसराइल वाला टिक कर देना है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट की तरफ आपको जाना है। एंड एक दिन आपने याद होगा ब्लू रमन सबमरीन केबल के बारे में भी पढ़ा था, याद है? तो ब्लू तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू इकोनॉमी को। और रमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीवी रमन जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो भी आपकी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर आप पढ़ते हो, तो अंडर सी इंटरनेट केबल सिस्टम को भी डिजाइन करा जाएगा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को कनेक्ट करने के लिए। तो ये है ब्लू रमन सबमरीन। पूछा जा सकता है कि किन किन एरियाज को ये कनेक्ट करेगा। शायद वहां पे अफ्रीका के साथ भी एक बार आपने पढ़ा है, तो नीचे को भी कनेक्टिविटी अपने को प्रोवाइड करनी है, तो ये कनेक्टिविटी पर्पज से बनाया गया है। तो हाँ, जब आपने ना मिडल ईस्ट पढ़ा था तो तभी बोला था कि यहाँ पे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे जब मिडल ईस्ट से जाएंगे, तो वो भी ब्लू रमन सबमरीन केबल सिस्टम ही था। तो डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है हमको, तो ये इनडायरेक्टली ग्रीस के साथ आप कनेक्टिविटी बना पा रहे हो, आपकी कनेक्टिविटी यूरोपियन यूनियन के साथ बन जाएगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट में कुछ की पॉइंट्स है, एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जैसे ये मेडिटेरेनियन क्वाड रैंडम से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो आपने इसको याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, गुड। इमैक में इकोनॉमिक नहीं आता, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर, यूरोपियन के साथ कनेक्ट करता है। इकोनॉमिक है वहां पे लिखा हुआ कहाँ? दो दो जगह पे देखोगे ना, एक डबल ई भी लिखा हुआ है, एक जगह पे सिंगल ई भी लिखा हुआ है तो इकोनॉमिक कॉरिडोर ही, मतलब ट्रेड वगैरह इंक्रीज करना है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ये दोनों लिखे हुए हैं। एक जगह पे सिंगल भी है। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, आप उस फैक्टर को ऐड ऑन कर सकते हो। अभी देखो यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया की डील हो रखी है, तो कनेक्टिविटी हम चाहते हैं कि बूस्ट करे। ऐसा थोड़ी है बाकी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे, पर बड़ा सेग्रीगेटेड है, हम चाहते हैं कि एक ही रास्ता मिल जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता। तो हाँ, उस फैक्टर को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ देते हैं बिल्कुल। साइप्रस तभी तो विजिट भी करा था कि खरीदना है कुछ तो बता देना, है अपने बैकएंड पे बथेरा मटेरियल। इवन अभी आपने आज ही के न्यूज़पेपर में देखा होगा, फ्रांस से हम 118 और राफेल परचेज करने वाले। क्यों एकदम से क्यों डिसाइड करा कि इतने सारे राफेल परचेज कर लेंगे?
नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस से खरीदना है, यूएस तो बोलेगा मेरे F-35 खरीद लो, उधर से क्यों? वो तो ठीक है, इंटरनल रीजन क्या बताओगे अब आप? मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया एकदम से कि अब 118 ही खरीद लेते हैं? अच्छा, मतलब पैसे आए हैं तो खर्च दो फटाफट से, ठीक है। नहीं रुको, अगर यूएस ने प्रेशर मतलब क्रिएट करा होता तब तो यूएस का ना खरीदते हम। वो तो खरीद ही रहे हैं, नेवल वाला जो आप पढ़ते हो, कौन सा है? P8 आए, पोसाइडन 8 आए, उसकी भी परचेजिंग कर रहे हैं नेवल शिप। ये नहीं है, डीआरडीओ का आपने एक ब्रेक थ्रू पढ़ा था थोड़े दिन पहले, कौन सा था? गैलियम नाइट्राइड। अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें अगर कल को अपग्रेडेशन भी करने होंगे, हमारे पास भी है टेक्नोलॉजी। तो अब वो जो आपने बोले वो सारे रीजन है, प्राइमरी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, पर जो रीजन बताए नहीं गए पर आपको कनेक्ट करना आना चाहिए था, वो गैलियम नाइट्राइड ही था कहीं ना कहीं। अब कॉन्फिडेंट है इंडिया भी कि वो जो लिथल टेक थी वो भी है हमारे पास, वो कॉन्फिडेंस था। तो अभी जहाज नहीं बना सकते ना इतने सारे एक साथ ही, पर टेक्नोलॉजी तो बन गई ना, अब वो हमें पता है प्रोटोकॉल कैसे बनेगा, अब वो जल्दी हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं ना कि पहले रशिया से परचेज करा, बाद में इंडियन, जैसे आपने एक बार पढ़ा था T-90 टैंक्स के बारे में, याद है? अब उसको क्या बोलते हैं? भीष्मा, क्योंकि इंडिया ने कुछ अपग्रेडेशन करी, मेड इन इंडिया भी कर दिया उसको। तो वर्जन आते रहते हैं, जब आपको टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब परचेजिंग का ज्यादा फायदा रहेगा। अब एक आधा एयरक्राफ्ट जो होता है वो रखा ही होता है इन्होंने पूरी डिटेल में स्टडी करने के लिए, वो थोड़ी बताएंगे आपको कैसे बनाया है, वो तो डील करेंगे बिजनेस के पर्पज से। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो इंडिया ने इंटरनली करी। नहीं तो सोचो, गैलियम नाइट्राइड बना लिया, उसके बाद एकदम से क्यों बोलते? बजट तो मिला है, वो तो होता ही है कि आज रिश्तेदार आए थे, पैसे ज्यादा मिल रखे हैं, कुछ खरीद लेते हैं आज ऑनलाइन, वो तो होता ही है, वो एक रीजन है कि हमारे पास अब डिफेंस बजट है। पर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? उसकी जो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट था वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक, तो वो आपने ध्यान में रखना है। डील तो क्रैक हुई थी, अब हम कॉन्फिडेंट है उसको परचेज करने के लिए। देखा, की वर्ड इज कॉन्फिडेंस। कौन सी वाली? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अब इतना इंस्टेंट क्यों करा, पहले डिले कर रहे थे। तो अरे नीतीश, ये क्या बात हुई? कल आया परसों आया, मतलब मैं अपडेट दे रही हूँ आपको कि इंस्टेंट क्यों करा, कि अब बोल ही दिया हमने कि परचेज कर ही लेना है। अब हम कॉन्फिडेंट है, नहीं तो आप हमेशा देखोगे जब भी डील आती है उसके डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब डिले तभी नहीं है कि हमें तो हार्ड पता है उसका अब कि कैसे करना है, अब हम बाकी पार्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। नहीं, रेडार्स का हार्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिटेक्शन नहीं हुई तो कुछ नहीं है। वही वाली बात है, आप इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते, तो डिटेक्शन प्रिसाइज होनी चाहिए। हाँ, वही चीज तो है कि मेड इन इंडिया है अब, मतलब हमें आ जाते हैं बनाने, हमारी सॉवरेंटी है उस टेक्नोलॉजी को लेके। तो वही तो मेन फैक्टर है। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब आपको बनाने आ गई, अदरवाइज आपकी तो डिपेंडेंसी किसी और कंट्री के ऊपर थी कि खरीदना पड़ेगा यार, पैसा भी देना पड़ेगा। अब हमें डर नहीं लगा कि अब फटाफट से खरीदो और साइड करो उसको। फर्क तो आएगा। हाँ ठीक है, मतलब उनके ऊपर रिलायबल रह सकते हैं हम, इन शॉर्ट, ठीक। मैं वही बोल, डेवलप है ना कंट्रीज, अब वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर लेती हैं, वो पैसा भी ज्यादा लगा लेती हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास निकल के आए। इंडिया कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालने की ट्राई करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग है, उतना पैसा हमें लगता है कि वेस्ट हो जाएगा, ये लगता है गवर्नमेंट को। चाहे से कैंपेन के ऊपर, पैम्पलेट के ऊपर 2-2 हजार करोड़ रुपया भी खर्च लेंगे, वो इशू चलता है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अगले पे चलते हैं, दैट इज स्टेम सेल थेरेपी। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था वासु, बताओ क्या था इसमें? बताओ बताओ फिर। क्या? हाँ हाँ। हाँ, देखो, जो एयरक्राफ्ट का गैप है वो तो है ही बहुत ज्यादा, वो टेंडेंसी तो इंक्रीज अपने को करनी करनी है। वो तो परचेजिंग जितनी करोगे कम ही रहेगी हमेशा, तो परचेज तो करना ही है, यस बिल्कुल। अच्छा अक्षय, ठीक है ठीक है। वेरी गुड, यहाँ पे स्वाति ने किया था एक आंसर, आपने पहले कर दिया था, ठीक है ठीक है। चलो, चलिए जी। हाँ जी वासु, क्या था इसमें? एक लाइन नहीं बतानी है, आगे बताओ, वो तो मैंने बोल के गई थी। देखो ना, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि नहीं करवाया था।
हाँ तो फिर ये बोलना था कि टेस्ट देना था। चलो ठीक है, जो भी है। अच्छा देखो, अभी स्टेम सेल थेरेपी उतनी ज्यादा एडवांस भी नहीं हुई है, पर ऐसा भी नहीं बोलते कि इसको यूज नहीं कर रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी आज के टाइम पे कैंसर के केसेस आते हैं, ल्यूकेमिया वगैरह, वहां पे भी आप स्टेम सेल थेरेपी का यूज करते हो। एथिकल कंसर्न्स बड़े ज्यादा जुड़े हैं स्टेम सेल को लेके। यहाँ पे दो तीन एस्पेक्ट्स आएंगे कि अभी के लिए जिस बीमारी को लेके मना करिए तो उसको बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म को भी बोलते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा रहेगा, इंटरेक्शन करने में पीछे खिंचता है पैर, मतलब वो कम्युनिकेशन लैग भी रहता है, थोड़ा छुपा छुपा नेचर का रहता है, शाई नेचर रहता है। और ये तो आगे ऑटिज्म, पर आगे बोला स्पेक्ट्रम किस लेवल पे है। कईयों को ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, कईयों को लो इंटेंसिटी का होगा, तो स्पेक्ट्रम। और डिसऑर्डर, मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ लाई करेंगे, ये तो आगे बीमारी। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रूलिंग आती है कि ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके लिए कोई भी पेरेंट्स अगर परमिशन लेते भी हैं कि हमको स्टेम सेल थेरेपी करवानी है, कि जो भी चेंजेस हुए हैं मेंटली हेल्थ के अंदर, आप नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी इस बीमारी के लिए या इस डिसऑर्डर के लिए, डिसऑर्डर ज्यादा बेटर रहेगा, बीमारी के लिए आप डिजीज वर्ड यूज करते हो, तो इस डिसऑर्डर के लिए आप स्टेम सेल थेरेपी का यूज नहीं करोगे। रीजन बिहाइंड, क्लिनिकल ट्रायल्स की इसमें कमी है, कोई साइंटिफिक बेस इसका अभी के लिए नहीं है, तुक्का मार रहे हो मतलब इन शॉर्ट। तो अगर कोई बोले ना कि हमने परमिशन ली थी, तो वो डिनाई कर दी जाएगी, क्योंकि अब ये बंद है पूरी तरह से। जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे तब तक इसकी अलाउंस नहीं करी जाएगी। स्टेम सेल मेडिसिन, हर साल एक सवाल आता है, स्टेम सेल फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देख लो स्टेम सेल, किसी को याद है क्या था इसमें? हाँ, जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है ये, ठीक है ठीक है। अब होता क्या है, स्टेम सेल का इन शॉर्ट मतलब है कि टेंडेंसी टू रीजनरेट। जैसे स्टेम सेल से आप लीवर चाहे लीवर को उगा सकते हैं, हार्ट को चाहे हार्ट को बना सकते हैं, हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी। पर सारे पार्ट्स भी नहीं बनते, पेपर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्टेम सेल की एक टाइप आती है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। देखो स्टेम सेल तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, जिसका मतलब ही क्या है, रीजनरेशन। टोटिपोटेंट के अंदर दो कैटेगरीज आएंगी, नहीं, एम्ब्रियोनिक और दूसरा आएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा पे आ गया सवाल, पर फिर भी आप याद रखोगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। देखो आपको याद होगा, सभी को ही पता ही है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन क्या फॉर्म होता था, जाइगोट। जाइगोट कितने सेल, एक सेल। अब यही क्या करेगा, डिवाइड, यही क्या करेगा, ग्रो, और यही क्या फॉर्म करेगा, बच्चे को। बच्चे की जो फॉर्मेशन होगी ये सारा जाइगोट से ही शुरू होगा। जाइगोट की जब डिवीजन होगी, मतलब एक सेल के दो बनेंगे, दो से फिर चार बनेंगे, चार के आठ बनेंगे, आठ के 16, 16 के 32, इस तरह से जब ये प्रोसेस चलेगी तो पहले क्या आएगा, एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट और मॉर्यूला वगैरह की बात नहीं मैं कर रही, वो थोड़े डीप चले जाते हैं, तो हम ऊपर से देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, फेटस, और इसके बाद जो बच्चा न्यूली बॉर्न होता है उसे क्या बोलते हो, इन्फेंट। ये तो आगे स्टेजेस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, देखो जब बच्चा बाहर आता है सबसे पहले क्या कट कर दिया जाता है, जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर याद रखना, जब ये बच्चे की फॉर्मेशन हो रही थी मदर के यूट्रस के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या था कि ये जब एम्ब्रियो वगैरह फॉर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन से याद रख लेना, इम्प्लांटेशन इसको बोल दिया। अब जैसे इम्प्लांटेशन होगी यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या किस चीज के साथ ये कनेक्ट होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो एक हार्ड सा सब्सटेंस आपको मिलेगा, इसके साथ फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, और बच्चे की जो नाभि वाला पॉइंट होता है, नाभि बाद में बनती है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से। तो और दूसरी चीज क्या बनेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टोटिपोटेंट स्टेम सेल हैं, सिर्फ यही क्या बना सकते हैं, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को। जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद तो कट कर दिया, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं बची। तो आप अगर बोलें कि कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर सब कुछ ही बनाने की टेंडेंसी है, वो टोटिपोटेंट स्टेम सेल आएगा, पर उसकी भी कौन सी कैटेगरी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वाली, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बनाने की टेंडेंसी थी। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनी थी वो बनाने की भी, और जो प्लेसेंटा था उसको बनाने की भी। पर जैसे ही अब ये रिमूव कर दिया जाए तो बाकी के सेल क्या बच गए, एम्ब्रियोनिक सेल। इससे आप सारी चीजें बना सकते हो एम्ब्रियोनिक टोटिपोटेंट स्टेम से, पर क्या नहीं बना सकते, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये याद रखना, एक्स्ट्रा लिखा है ना एम्ब्रियो के साथ, मतलब जो एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, पर क्या चीज नहीं आएगी, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। एम्ब्रियोनिक मतलब सब पार्ट्स, पर क्या नहीं आएगा, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल की पार्ट्स थे। यहां तक डन। ये ध्यान से कर लेना, क्योंकि बायोटेक का एक सेक्शन आता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है।
नहीं अमृत, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो बहुत ही डिफरेंट है। ओसीडी तो बहुत नॉर्मल होता है, जैसे कईयों ने घर को लॉक करा, वो बार बार जाएंगे ऊपर, मुझे है ये वाली, पहले थी मैंने बड़ी कंट्रोल करी है। मतलब जैसे लॉक लगा के आई मैं, तो मैं 3-4 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ दूंगी कि लगा ढंग से कि नहीं लगा। वो ओसीडी है, पर वो डिसऑर्डर बस ऐसे होता है ऑब्सेसिव। एक कंपल्शन आती है बॉडी के अंदर से कि एक बार चेक करके आ जाओ, तो मैंने तो कंट्रोल कर ली, तो उसको आप डिसऑर्डर नहीं बोल सकते। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो है ये आपका मेंटल डिसऑर्डर के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं, ऑटिज्म। अब दूसरा जो मैंने बोला कि और क्या होते हैं ओसीडी में, कईयों को हाथ धोने की बड़ी आदत होती है। थोड़ा सा भी कहीं पे आपको एक दूसरे को ऐसे टच करके चला गया, वो देखेगा ये मेरे को टच करके चला गया, वो जाएगा फटाफट से साबुन के साथ हाथ धो के आएगा। वो ओसीडी की कैटेगरी में आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी तरह से बड़े सारे होते हैं, ये नॉर्मली आपको लाइफ स्टाइल में मिल जाएंगे। अब मेरी एक सीनियर हुआ करती थी, उनको था ये ओसीडी, हमने देखा है, तो हाथ धो धो के भी बुरी हालत। हाँ हाँ सब में ही क्या, आप में भी है एक ओसीडी, आप में भी है। मैंने बोला कि कंट्रोल करना पड़ेगा, बीच बीच में नहीं बोलना है, जब कोई बोल रहा है तो बोलने दो, फिर भी आप इंटरप्ट करते हो, वो भी एक तरह का ओसीडी है। कंपल्शन आती है अंदर से, अर्ज आती है। कहीं तो ऐसे, मैं अब नाम नहीं लूंगी किसी, कईयों को तो पता है क्या होता है, जैसे किसी को कुछ बोलना हो, वो हवा भर लेते हैं अंदर। मैं कैसे बोल दूं, बस मैम रुक जाती, मैं भी बोल लेता। तो ऐसे हवा भर गई होती है, मैं बोलती हूँ बोल ले भाई, पहले तू ही बोल ले, मैं रुक लेती हूँ, कोई नहीं। वो हवा भर जाती है, वो भी ओसीडी की कैटेगरी आती है। तो ओसीडी आप ये नहीं बोल सकते कि बड़ा ही मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, वो अंदर से अर्जेस आती हैं, कंपल्शन आती है। ऑटिज्म वगैरह में आप देख रहे हो सोशल इंटरेक्शन नहीं आप कर पा रहे, यहाँ पे इंट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहे, कई बार इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। अभी कर रही हूँ मैं डिस्कस ऑटिज्म के बारे में डिटेल में, तो वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो बड़ा ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हाँ एक तरह से बोल सकते हो आप, मतलब उतना भी नहीं है। इनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बच्चों को ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। जैसे आप मेट्रो सिटीज में जाओगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ट्राई करी जाती है कि बच्चा सोशल बिहेवियर में थोड़ा एंटर इन करे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, अब बोलोगे तो हमको भी था, जैसे जब आप छोटे थे, ऐसे अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे, आपको आपके पेरेंट्स ने आंख दिखाई, मोदी ने नहीं दिखाई आंख लाल, आपको दिखाई कि रिश्तेदार के सामने ये वाली बात नहीं करनी है। कितनों को वो मैसेज रिसीव हो गया था, और आप चुप हो गए। बड़े बड़े आज्ञाकारी नहीं हुए ना, जो मैक्सिमम नहीं हुए, 4-5 बड़े आज्ञाकारी बच्चे थे जो चुप हो गए। पर ये वाली कंपल्शन तो सारे बच्चों में होती है कि नहीं बोल ही देना है, अब जो बोल ही रहे हैं बोल ही दो, तो उसको आप डिसऑर्डर नहीं कंसीडर कर सकते, वहां पे नर्चरिंग हो रही है अभी ब्रेन की उस केस में। अब जैसे वो बच्चा बड़ा होता चल रहा है, होता चल रहा है, अभी भी वो सोशल बिहेवियर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे फिर पता लगता है कि किस स्पेक्ट्रम का है। तभी वो बोला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम मतलब कईयों में कम हो सकता है, कईयों में ज्यादा हो सकता है। तो तभी अभी के लिए स्टेम सेल थेरेपी को यहाँ पे रोका गया है। अभी आ रही हूँ मैं ऑटिज्म के ऊपर, पहले स्टेम सेल को खत्म कर लो। टोटिप, हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो ऑटिज्म पे आते हैं, टोटिपोटेंट क्लियर, एम्ब्रियोनिक एंड दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। क्या सारे पार्ट्स, सारे बोले हैं, टेंडेंसी सारे की है, रिसर्च सब पे चल रही है। जैसे मैंने बोला ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, ये वाले जब भी कैंसर आएंगे उनके लिए कर रहे हैं आज के टाइम पे स्टेम सेल का ट्रीटमेंट। कईयों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के रखवाए भी होंगे स्टेम सेल बाय, अच्छा आपके भी है, ठीक है। तो वहाँ पे पेरेंट्स की परमिशन लगी थी, क्योंकि बचपन में आपको तो नहीं था पता कि हमारे स्टेम सेल रखवाए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स की परमिशन लगी थी। इसके लिए अभी रोका गया है, तो ये स्पेशल केस बन जाता है, ठीक, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए। अच्छा टोटिपोटेंट क्लियर है सभी को। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में जो चीजें आएंगी, एम्ब्रियोनिक में 2 चीजें कट हो जाएंगी, बाकी सारा सेम ही रहेगा। अब इसी में एक और कैटेगरी आती है प्लूरिपोटेंट। हाँ जी, किसी को पता है प्लूरिपोटेंट? नहीं, वो जो आपने पीछे पढ़ा एम्ब्रियोनिक, वही है ये प्लूरिपोटेंट। ठीक है, तो वो कंपल्शन नहीं डेवलप करनी है कि बोल ही देना है, कभी ना भी लगे पूछ भी लेना है कि नहीं है, नहीं है पता, एक्सेप्ट कर लेना होता है, नहीं है पता। तुक्का भी कितना ही मारोगे, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा। तो जो, नहीं नहीं, जो एम्ब्रियोनिक पढ़ा ना आपने, माइनस क्या हो गया यहाँ से, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा, वही है प्लूरिपोटेंट। ठीक है, और उसके बाद एक और कैटेगरी आती है मल्टीपोटेंट। हाँ जी, मल्टीपोटेंट किसी को नहीं, वासु सिर्फ, मतलब इतनी क्या प्रॉब्लम है, आजकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं आ रहे लोगों के? नहीं, थोड़ा सा चूक गए। पक्की बात, यहाँ भी हम स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, स्टेम सेल की बात, टिश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पता लग ही रहा है कि मल्टी, हाँ
ये क्या था नीतीश, ये कुछ नया सुनो मेरी बात, मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वही दे रही हूँ दोबारा से। बोन पड़ी थी, इसके अंदर बोन मैरो था, ठीक है याद है इतना। बोन मैरो में एक सेल था, हीमोपोइटिक सेल, याद है, हीमोपोइटिक सेल। अब मैंने इसको लिखा हीमोपोइटिक सेल, मतलब किसी सेल की बात कर रही हूँ, एक कोशिका की बात कर रही हूँ। इस सेल के अंदर टेंडेंसी होती है, ये ब्लड के लिए आरबीसी भी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी भी बनाएगा, प्लेटलेट भी बनाएगा। पर आप बोले ये स्किन भी बना देगा, तो नहीं बना पाएगा। एक सेल है मल्टीपल चीजें बना पा रहा है। स्किन के लिए स्किन सेल्स ही आपको लगेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिपोटेंट। यूनि मतलब वन। लीवर के लिए कौन से वाले सेल आते हैं, क्या बोलते हैं लीवर के लिए, कीवर्ड क्या आता है, बताओ बताओ, अब बोलो, किसने बोला ये, ठीक है, हिपैटिक, हिपैटिक साइट, जैसे हिपैटोसाइट्स बोल देते हो तो वो लीवर के सेल्स आगे, तो वो सिर्फ लीवर की मैन्युफैक्चरिंग, वो यूनिपोटेंट के एग्जांपल है। यहाँ पे एक ही सेल था, पर आरबीसी भी बना पा रहा है, डब्ल्यूबीसी भी बना पा रहा है, प्लेटलेट भी बना रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, मल्टीपोटेंट। तो ये वाले सेल को आप किसमें डालोगे, मल्टीपोटेंट के अंडर। जो आप बोल रहे हो वो डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे थे आप, मैं स्टेम सेल के बारे में बात कर रही हूँ जो रीजनरेट करवाएगा, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वो मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो, कि तब तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है आपस में। पर जो स्टमक के सेल होंगे, गैस्ट्रिक सेल जिनको बोल देते हैं, वो पेट की ही कंस्ट्रक्शन करेगा। हिपैटोसाइट से किसकी करेंगे, लीवर की। तो इस तरह से आता है मल्टीपोटेंट, एक सेल जो डिफरेंट तीन तरह के सेल बना पा रहा था, तो उसको बोल दिया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है जी। तो मतलब अब कभी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, बोन मैरो के अंदर हीमोपोइटिक। कभी आपने सुना नहीं एक सर्जरी हुई, बोन मैरो से फ्लूइड निकाला गया था, सुनी है ऐसी मूवी ने, रियलिटी में नहीं सुनी कभी ऐसी। चलो ठीक है, जो भी है सुनी तो है ना कहीं पे। तो वहां पे वो हीमोपोइटिक सेल ही निकाले जाते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की दोबारा से कंस्ट्रक्शन करी जा सके। क्या मतलब कितनी, अच्छा इन्वेंशन, टू बी ऑनेस्ट मुझे ईयर नहीं है याद, बस इतना पता है कि अपडेट्स कैंसर के केस में बहुत सारे आ गए। नहीं नहीं, अब देखो जो स्टेम सेल थेरेपी है ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। तो पुराने टाइम से वो आप उधर चले गए, जरा सुश्रुत के पास चले गए, चरक संहिता के पास, ना ना उतना पुराना नहीं है, उन्होंने तो फिजियोलॉजी को स्टडी करा था, अभी ऐसी थेरेपी नहीं लेके आए थे। तब तो बोलने को डेंटिस्ट्री के एविडेंसेस आपको स्टोन एज के टाइम पे मिल गए थे, पाकिस्तान वाले एरिया में। वहां पे एक टिथ टूथ मिला था जिसके अंदर ड्रिलिंग हो रखी थी। अब किस पर्पज से करी थी वो अपने को नहीं है पता, एक ही एविडेंस मिला था। तो ये नहीं बोल सकते कि उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाए, ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। 1900s के आसपास ही इसका इन्वेंशन हुआ होगा, ईयर आप खुद देख लेना, ठीक है, ईयर का मुझे नहीं है पता। कैंसर की फील्ड में काफी ज्यादा स्टेम सेल का यूज करा जा रहा है आज के टाइम पे। ल्यूकेमिया जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ये हरियाणा के पेपर में पूछा था, चलो यहां से ये भी याद आ गया। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। स्टेम सेल थेरेपी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसके लिए ऑफर नहीं करी जा सकती एज अ क्लिनिकल सर्विस। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि परमिसिबल तभी होगी जब अप्रूवल मिल जाएगा, इसको क्लिनिकल ट्रायल्स मॉनिटर हो जाएंगे और रिसर्च वगैरह प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश कर दी जाएगी, तब जाके इसको एक्सेप्ट करा जाएगा एएसटी की कैटेगरी में। और पेरेंट्स गार्जियन ये नहीं बोल सकते कि हम इसको एज अ ट्रीटमेंट की ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो अगर पेरेंट्स ने किसी की परमिशन ली भी है मेडिकल बोर्ड से, वहां पे वो डिनाई कर दिया जाएगा। एक और थेरेपी आपने सुनी होगी, पीआरपी के बारे में सुना है किसी ने, क्या होता है ये, हाँ, पी फॉर प्लाज्मा, पी से प्लेटलेट, मतलब ऐसा प्लाज्मा जो किसका भरा हुआ है, प्लेटलेट्स का। कहाँ पे यूज होती होगी, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम क्या होता है, तो उन एरियाज पे यूज कर ली जाती है, इंजरी वगैरह कईयों को होती है वहां पे। अब वो तुक्का है, अभी के लिए उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। पर वहीं पे सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो उन्होंने भी एक टाइम पे पीआरपी करवाई थी, लग गया था भाई, हो गए ठीक वो उससे। तो पीआरपी के भी अभी उतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, पर यूज करी जा रही है वो। तो तभी यहाँ पे स्टेम सेल के केस में बोल दिया एएसडी में आप नहीं यूज करोगे। अगर पेरेंट्स बोलेंगे भी कि हम इसको एज अ ऑप्शन लेना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि कोई मिरेकल हो जाए, तो आपको नहीं परमिशन मिलेगी इस केस में सिर्फ। तो अभी एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन ये थेरेपी अलाउड नहीं है, ये बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में देख लो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लग गया पता, डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, वो डेवलपमेंट स्लो है ज्यादा है, वो सारा फर्क यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल है, न्यूरोलॉजिकल नहीं इसको बोला। न्यूरोलॉजिक में क्या होता है,
हाँ, मतलब वो जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी थी वो गलत हो सकती है। यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो डेवलपमेंट शायद स्लो है या बहुत लेट उसका ऑनसेट होता है, तो उसके साथ रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट को फिर अफेक्ट करेगी। सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, इन सारी चीजों में चेंजेस आते हैं और वाइड वेरिएशन होती है सिवेरिटी की। कई बार केसेस में स्पेक्ट्रा कम होता है, कई बार ज्यादा हो सकता है, तभी इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला। एंड नेक्स्ट इज प्रेवलेंस। तो 100 बच्चों में से अगर ग्लोबली देखें एक बच्चे को ये डिसऑर्डर आ जाता है और अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं, स्पेशली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। हमारी साइड तो इंट्रोवर्ट बड़ी पॉपुलर टर्म है इंडिया के अंदर, जो नहीं इंटरेक्ट कर रहा है उसको इंट्रोवर्ट बोल दिया, साइड कर दिया, मतलब उसके ऊपर फोकस भी नहीं करा जाता। अब वैसे ही अगर चाइना की बात करें, यूएस आ गया, कोरिया, साउथ कोरिया आ गया, तो यहाँ भी काफी बात होती है। कल ही जैसे हमने नॉर्थ कोरिया की भी बात करी थी कि उसकी लड़की की आजकल बड़े सारे शॉट्स आते हैं। आज देखना इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे उसी का आया है कि शायद अगली लीडर यही बनने वाली है। अभी छोटी सी है पर उसको बोल दिया है पहले कि ये लीडर बने। पीछे बड़े खुश हो रखे हैं सारे लोग, पता ही है सबको कितने अगर खुश हैं। तो वो सारी चीजें हैं नॉर्थ कोरिया वालों की। एनीवेज वहां पे तो छोड़ ही दो इन केसेस को। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? दोनों फैक्टर है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। कई बार आपने देखा हो अगर किसी जनरेशन के अंदर, मतलब दादू या उनके परदादा थे बच्चों के, तो उनमें कोई मेंटल डिसऑर्डर था, वो एक जनरेशन छोड़ के अगली जनरेशन में भी कई बार आ जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर तो रहते हैं, प्लस एनवायरमेंट तो अब प्रिवेल कर ही रहा है। जैसे बोला गया था कि इवोल्यूशन होता है इंसान के अंदर, तो पहले बोला कि पूरे के पूरे रीजन जेनेटिक बेसिस पे है, यानी कि जेनेटिक्स चेंज होगी तभी जाके इवोल्यूशन होगा। पर बाद में बोला नहीं, इवोल्यूशन में जेनेटिक 50% अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 50% एनवायरमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सेम यहाँ पे बोला गया है। और कईयों को लगता है कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म प्रिवेल कर गया, तो यहाँ पे इसका बोला गया है कि वैक्सीन की वजह से कभी भी ऑटिज्म नहीं आता। एसोसिएटेड कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? एपिलेप्सी आ जाती है। एपिलेप्सी क्या होती है? हाँ, उसमें होता क्या है, जो दो तरह की प्रोटीन्स होती है मसल्स के अंदर, एक एक्टिन होती है, एक मायोसिन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यहाँ पे फटाफट से करता है, तो ऐसे लगता है कि बॉडी मतलब बहुत फटाफट से शिवर कर रही है, तो वैसी जैसी दिखती है। मिर्गी के दौरे टाइप आपने सुनी होगी एक टर्म, तो वही आती है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी में भी स्पेक्ट्रा होता है, कईयों में ज्यादा होती है शिवरिंग, कईयों में कम होती है, कईयों में ऐसे जंप सी आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जब होती है। देन आती है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं। और एक बिहेवियर दैट इज सेल्फ इंजूरियस, अपने आप को चोट पहुंचाने वाली ट्राई करी जाती है, तो वो भी इसमें देखा गया है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रेंज कर सकती है स्वेयर इंपेयरमेंट से अबव एवरेज तक, मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तभी इसको क्या लिखा? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्यादा कम का फर्क पड़ सकता है। अब बेंच किस किस की बैठी थी? तो जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन। तो इन्होंने बोला कि एएसडी के केस में स्टेम सेल थेरेपी की अभी साइंटिफिक बेस हमारे पास नहीं है, तो तभी शुरू में बोला कि क्लिनिकल ट्रायल लेके आओ, प्रॉपर रिसर्च सेटिंग करो, तब जाके कहीं यूज होगी, अदरवाइज इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब रीजनेबल स्टैंडर्ड होने चाहिए केयर के भी। आप मेरेकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि इस थेरेपी को पॉपुलर कर दिया गया है, इससे सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा, तो वो सारी चीजें। देन इन्फॉर्म कंसेंट नॉट वैलिड। यहाँ पे अब पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते कि हमने यहाँ से परमिशन ली थी, वहां से परमिशन ली थी, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं यूज करना है, तो मतलब नहीं यूज करा जा सकता इसको एज अ सॉल्यूशन, एज अ ट्रीटमेंट। क्यों? और क्या मेडिकल कंसर्न बताए? तो साइंटिफिकली अनवैलिड बताया है, एथिकली इम्परमिसिबल है, और रीजनेबल मेडिकल प्रैक्टिसेस के बाहर है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स अभी के लिए पूरे नहीं हुए हैं। एक्सप्लॉइटेशन और फॉल्स होप देता है कहीं ना कहीं स्टेम सेल थेरेपी एएसडी लाइक डिसऑर्डर्स के लिए। और इवन स्टेम सेल थेरेपी आपको क्या लगता है सस्ती होगी? नहीं, यहाँ पे भी फाइनेंशियल बर्डन आपको ठीक ठाक मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट लैब्स, तो यूनियन गवर्नमेंट इलीगल प्रैक्टिसेस को कर्व करने में वैसे भी, अच्छा जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आप सभी को स्टेम सेल अपना स्टोर करके रखना पड़ेगा, आप करवा दोगे एकदम से? मेजोरिटी नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? बोला जाएगा जैसे डाटा आपका लीक हो जाता है वैसे आपका डीएनए भी लीक हो सकता है, तो इलीगल प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती है इन चीजों को। अब सोचो स्टेम सेल से आप एक ऑर्गन बना सकते हो, तो ऑर्गन की भी तो तस्करी होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। डॉक्टर्स ही ज्यादा, मतलब डॉक्टर भी नहीं होता, बस आता भी अगर कट करने, तो आपको क्या पता है अंदर से क्या निकाली है? किसी की कभी सर्जरी हुई हो, किसको है पता क्या ऑर्गन है क्या नहीं है? लगता है कोई पता? एक बार केस भी आया था जो बाद में जोक भी बन गया था कि सर्जरी करते करते क्या हुआ था, सीजर रह गई थी अंदर, बाद में पता लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ हुई है, हेमरेजेस हो रही हैं अचानक से, बाद में वो जोक बन गया लिटरली कि डॉक्टर ने बोला एक सर्जरी कर दी, दूसरी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पर क्यों होगी? क्योंकि उससे सीजर पेट के अंदर रह गई थी। तो ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं, आपको थोड़ी पता क्या हो रहा है बॉडी के साथ। तो हाँ, मतलब बहुत बारी होता है ऐसा। एक बारी मैंने अपने ही किसी एरिया में देखा था एक केस, उस लेडी की सिजेरियन से बच्चा डिलीवर हुआ था, और उनसे ना पट्टी नहीं होती व्हाइट कलर की,
वो रह गई थी अंदर ही। और सोचो वो ब्लड जब ड्राई हो रहा होगा वो कितनी चिपक रही होगी बॉडी के अंदर। वो सोचे कि मतलब जब सर्जरी हुई तब भी इतनी पेन नहीं हुई, पागल ही होने वाला काम हो गया था। बाद में जब देखा तो इतनी लंबी एक पूरा पट्टी का वो जो स्लॉट था वो अंदर ही रह गया था। सोचो यूट्रस के अंदर, इधर बच्चा डिलीवर हुआ है और ऐसे सिचुएशन भी आ, तो ऐसे ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, एनीवेज। और ये जो थेरेपीज हैं ये कौन कौन से एरियाज को वायलेट करती हैं? तो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, जहां पे पूरा बोला है कि बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप किसी भी बीमारी के लिए आप ये अश्योर नहीं कर सकते कि इससे ठीक हो जाएगा। एंड देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और आईसीएमआर का नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017। देन कोर्ट की डायरेक्शन क्या क्या है? तो बस यही कि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि इनका मिसयूज ना हो, वो जो हर चीज में बोलते हैं, और एक सेंटर लेवल से ओवरसाइट होती रहनी चाहिए बार बार। स्टेम सेल की रिसर्च कहाँ तक पहुंची, क्या एविडेंसेस इसके प्रेजेंट है, तो ये सब चीजें। बाकी स्टेम सेल मैंने आपको समझा दिया, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है टू रीजनरेट, जिसको आप सेल्फ रिन्यूएबल या फिर रिन्यूअल और साथ में डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। और तीन चार टर्म्स आपने बायो के अंदर पढ़ी होंगी, एक डिफरेंशिएशन होता है, एक डी डिफरेंशिएशन होता है। क्या फर्क है दोनों में? जैसे मैंने बोला ये जाइगोट था, दो में डिवाइड हुआ, डिफरेंशिएशन। अब ये दो भी क्या करेंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे। लग गया पता? तो फिर डी लग जाता है उसके आगे। फिर उसके बाद ये रुक भी जाएंगे। सेनेसेंस जिसको बोलते हो, सेनेसेंस वर्ड सुना है? सेनेसेंस प्लांट्स के केस में भी आता है, मतलब एल्डर होता चलेगा जैसे जैसे। प्लांट्स के केस में डॉर्मेंसी आ जाती है, ह्यूमन के बेस में एल्डर बन जाते हैं हम, एजिंग आ जाती है, उसके बाद थोड़ी ग्रो करेंगे सेल, फिर होगी उम्र। नहीं तो सारे अमर हो जाएंगे, रिसोर्सेज थोड़ी हैं अर्थ के ऊपर इतने, फिर तो सच में मार्स पे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये बॉडी के अंदर नेचुरल चीजें बनी हुई है। टाइप्स क्या क्या देखे तो ये देख लो, एम्ब्रियोनिक, प्लूरिपोटेंट आपने पढ़ा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में क्या कैपेबिलिटी थी? दो एक्स्ट्रा चीजों की, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। पर ये याद रखना प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ही नहीं है, बाकी सब ऑर्गन भी हैं। बस ये था फर्क कि वो जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड थी और प्लेसेंटा थी, उनके अंदर टेंडेंसी थी सब कुछ ही बनाने की, प्लेसेंटा भी अम्बिलिकल कॉर्ड भी। पर जब एम्ब्रियोनिक की बात करी तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की आपने बात करी थी, जहां पे फिर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं आते। फिर आपने मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट देखा। हीमोपोइटिक सेल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बना सकते हैं। पर आप ये सोचे कल कोई स्किन के सेल बना के दे देगा, लीवर सेल बना के दे देगा, तो आंसर आएगा नो। वो चीजें थी यहाँ पे। और आगे लिखा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जब ह्यूमन यूज करते हैं उन सेल्स को कि दोबारा से हम रीजनरेशन कर देते हैं, तो उसको इंड्यूस्ड बोल दिया जाता है, जहां पे ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस आती है। बाकी थेरेपी बोल दिया तो रीजनरेटिव थेरेपी आ गई, बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसको यूज करने की ट्राई करी जाती है, जैसे कैंसर का एग्जांपल दे दिया। पर यूज कैसे करी जाएगी? विद अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। बाकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहाँ पे होता है? तो वही जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइन फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2025, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक वो भी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि स्टेम सेल की बात करें बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। इन्फॉर्म कंसेंट, ये चीजें अब सारी यहाँ से हटा दी गई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एएसडी के केस में स्टेम सेल थेरेपी को एज अ ट्रीटमेंट सोच के नहीं चल सकते, और कल को पेरेंट्स किसी बोर्ड का साइन वगैरह करवा के लेके भी आते हैं कि हम एएसडी के लिए स्टेम सेल का यूज करेंगे, तो उसको मना कर दिया जाएगा। ये रूलिंग आ चुकी है। देन लीगल वायलेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, वही लिखा है। ठीक है, डन। अब ये प्रियर ट्रायल आया, ये पुणे को लेके एक स्टडी है। हाँ स्वाति, बिल्कुल। जैसे ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी क्या होती है? हाँ, मेल्स के अंदर जब वैस डिफरेंस होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म्स ना पास ऑन हो, बच्चा ना प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक केस आया था, वेसेक्टोमी के टाइम पे किडनी बाहर निकाली। तो मतलब वही चीज है, आपको नहीं है पता उस टाइम पे क्या चल रहा होता है। ठीक है, हाँ अमृत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मोनिका कौन सा पॉइंट करना है रिपीट? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये ओसीडी के एग्जांपल है कि गीजर बार बार चेक करना कि बंद है कि ऑन है। ठीक है, गैस स्विच, चलो गैस वाला तो अच्छा भी है, उसको तो कर लो, इम्पोर्टेंट है। गैस का तो इतना याद रह जाता है कि जाना है अगर कहीं तो बस रेगुलेटर बंद कर दो, सब ठीक है फिर। हाँ बस ये मेन फैक्टर, तभी तो बोला कंपल्सिव अर्जीज आती हैं, मतलब ऐसे लगता है ये करना ही है तो करना ही है। ये वाला देखा है आपने कि हाथ धोने की आदत होती है, देखा होगा, बड़ा कॉमन होता है। ताले वाले का बोला मैंने कि ताला लगा दिया, फिर उसके वो बार बार चेक करना कि लगा है कि नहीं लगा है। इनको नेगेटिव जीन्स भी बोलते हैं।
और ये हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मिलती है। आप देखना अपने पीछे मुड़ के, मतलब आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें होती है ये वाली आदत, एक आदमी वो पास ऑन कर जाती है आगे। और क्या क्या देखे ओसीडी में आपने? मतलब सभी को ही होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। मैंने एग्जाम्पल आपको कर दिए फ्रेम। अच्छा अच्छा, गाड़ी का, हाँ ये भी होता ही है, ये मेरे को भी है, मैं अपने भाई को बार बार बोलती हूँ करिए पक्का लॉक, मैं हाँ कर दिए। आप पक्का साइकोलॉजी में कुछ पढ़ रहे हो, लग गया मुझे पता। इतनी डेप्थ में हमको नहीं जाना, पर भूमिका को प्लीज आप फॉलो करें, कि अगर कोई भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको समझना हो। ये मैं वहीं से समझ गई जब इन्होंने इंट्रूसिव वर्ड यूज करा, ये आता है साइकोलॉजिकल स्टडीज जब आप करते हो। तो इंट्रूसिव मेरे को नहीं था इंपॉर्टेंट, पर हाँ किसी को डिटेल में जाननी है तो जैसे ये आ गई भूमिका। नेवी से कुछ ज्यादा डिटेल में जानना है, आपके सामने हरदीप है। और कोई किसी डिपार्टमेंट से? साइंस वाले नहीं, इन पे नहीं है मुझे ज्यादा भरोसा। और बताओ। नहीं, वासु के पास भी नहीं जाना है, इंटरनेशनल आपको कुछ समझना हो, स्टोरी सुननी हो। और कोई किसी चीज में बड़ा एक्सपर्ट है किसी को लगता है? नहीं, मैं आपके कनेक्ट देखो, कनेक्शन बढ़ा रही हूँ, कल को पेपर नहीं हुआ तो आपके पास ऑलरेडी कनेक्टिविटी होगी, बताओ। नहीं बस बाकी नहीं है। वो नितिन भी था एक, वो क्या करता है? वो जॉब करता है ना मेरे ख्याल से। नहीं, अच्छा चेतना भी है एक, अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है अर्श, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे किसी के, अर्श के हस्बैंड को ओसीडी है, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग, बस सफाई करते चलो सफाई करते चलो। घर की सफाई की आदत नहीं होती है यूं, बस ये भी साफ होना चाहिए, ये भी साफ होना। इसको देख के मुझे भी अर्ज आ रही थी, मैं ही लगा दूं, बहुत ज्यादा धूल है यहाँ पे भी। अर्श, अर्श लड़की है एक। अर्श अर्श, अर्शप्रीत, अर्शप्रीत हाँ। आती थी वो, ऑफलाइन थी लड़की। फिर नहीं, आपने नहीं देखी है, वो आती थी पहले। उसके साथ एक और लड़की आती थी, निव्या की क्या था उसका नाम पता नहीं, नव्या होएगा शायद, जो भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब सभी को ही है, सभी को ही है ओसीडी, मान लिया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, प्रिया ट्रायल। अच्छा, ये जो प्रिया ट्रायल है, ये पुणे बेस्ड एक स्टडी हुई है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अब देखोगे आप हेल्थ के ऊपर ज्यादा आर्टिकल्स थोड़े दिन के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारी रैंकिंग बड़ी खराब हुई थी गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर। तो उसके बाद से हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे इसको इंप्रूव करा जा सके। तो सबसे पहले तो एसडीजी नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ऐसी स्टडीज करी जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रिया ट्रायल एकदम से नया आया है, एक पुरानी स्टडी 1993 में शुरू करी थी पुणे में ही, तो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें डेटा और ऐड कर दिया गया है। अगर कुछ भी याद ना रहे इससे रिलेटेड, इतना याद रख लेना, ये विटामिन B12 को लेके है, विटामिन B12 साइनो कोबालामाइन, साइनो कोबालामाइन, मतलब कोबाल्ट होएगा इसके अंदर प्रेजेंट। सिंस विटामिन बी है, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल, बस WBC बोला था मैंने आपको लर्न करने के लिए, वाटर और B और C दोनों विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं। A D K ये सब आ गई, फैट सॉल्युबल आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिया ट्रायल है पुणे बेस्ड, मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या फाइंड आउट करा कि जैसे फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो आपने एक दिन विटामिन फॉलेट वाली कौन सी थी, फॉलेट या फॉलिक एसिड जिसे बोलते हैं, क्या डी, के, बी की फॉर्म थी भाई, लोग बताओ कौन सी थी वो? 9, किसने बोला? विशाली ने, ठीक है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। बोला गया जब प्रेगनेंसी पीरियड चलता है तो फीमेल्स को फॉलेट एसिड, फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड की तो कोई कमी नहीं होती, पर विटामिन B12 कहीं ना कहीं घट जाती है। एक टर्म आती है, कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था माइक्रो आरएनए, आज वो यहाँ पे आ गया। माइक्रो आरएनए के बारे में बात करी थी कि ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमको समझ नहीं आई। 3 तरह के आरएनए आपने पढ़े थे, एक मैसेंजर, हाँ, और दूसरा टीआरएनए ट्रांसफर का काम करता है, ये एक चीज को दूसरी जगह पे कैरी करना, स्पेशली यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं। और लास्ट वाला rRNA। अब देखो होता क्या है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या था? मैसेजेस कैरी करना, कि कौन सी प्रोटीन का ऑर्डर आया है, तो वो शेफ कौन होगा? rRNA इसको बता देगा कि एक प्रोटीन का ऑर्डर आ रखा है तो बनाओ उसको। तो शेफ क्या बोलेगा? इंग्रेडिएंट्स लेके आओ। इंग्रेडिएंट कौन लेके आएगा? टीआरएनए, इसका उठाने का काम है, ट्रक की तरह आप इसको याद रख सकते हो। ये क्या उठा के लेके आएगा? अमीनो एसिड। अब ये जो मैसेंजर आरएनए भी है, इसके अंदर एक नॉन कोडेड रीजन होता है, और वो कनेक्ट हो जाता है आके मैसेंजर आरएनए के साथ, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो आरएनए।
जो कल आपने सवाल भी पूछा था और मैंने बोला था कि ये पढ़ते हो आप माइक्रो आरएनए के बारे में, पर बायो के अंदर होता है, जीन एक्सप्रेशन में पढ़ते हो। अब देखो ये जो माइक्रो आरएनए है ये नॉन कोडेड एरिया होता है। नॉन कोडेड का मतलब क्या है, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये बस इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करता है। इसी वजह से वहां पे लिखा था कोडिंग, तो वो इनकरेक्ट बन गई थी, ये नॉन कोडेड नेचर का है। अगर ये कोडेड नेचर का होता तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में काम करता, पर इसका काम क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। किसके साथ जुड़ जाता है, एमआरएनए के साथ। एमआरएनए बाद में किसके साथ जुड़ जाता है, आरआरएनए के साथ, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं प्रोटीन का। तो ये माइक्रो आरएनए, इसको बस इतना सा याद रखना है आपने, नॉन कोडेड एरिया होता है, प्रोटीन बनाने में नहीं हेल्प करता, हाँ दूसरों को हेल्प आउट करने के लिए इसका रोल रहता है। माइक्रो आरएनए ये मैसेंजर है, एमआरएनए ये माइक्रो, इसको एमआईआरएनए लिखते हैं ऐसे। कीवर्ड इज नॉन कोडेड, रह जाएगा अभी याद, तो इसका काम बस मैसेंजर आरएनए के साथ है, इतना सा याद रख लेना आप। ठीक है, उसके बाद प्रिया ट्रायल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब विटामिन बी 12 की कमी बहुत सी इंडियन पॉपुलेशन में देखी गई है कि बहुत कम है। जैसे आपने जिस दिन फॉलिक एसिड के बारे में पढ़ा था वो अर्बन पॉपुलेशन का केस था, उसमें सारे थे मेल्स फीमेल्स। यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे ज्यादा फोकस करा गया, तो बोला गया कि जितने भी एनिमल डिराइव फूड्स हैं उनमें आपको विटामिन बी 12 की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए और साथ में नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके उसके लिए। तो सोचो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिलेगी आपको वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही मिलेगी, क्योंकि बच्चा शुरू से शुरू हो रहा होता है, बिल्कुल एक सेल से फॉर्म हो रहा होता है, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विटामिन बी 12। अब देखो ये जो स्टडी थी पुणे के अंदर, दैट इज पुणे मैटरनल न्यूट्रिशन स्टडी, ये 1993 में शुरू होगी थी। इसमें लोगों का डेटा सर्वे ये सारे कलेक्ट करे जा रहे थे ताकि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो सके। डॉक्टर चित्तरंजन यशनिक इन्होंने इसको लीड करा था, ये याद नहीं करना है। और एक हॉस्पिटल है पुणे के अंदर, वहां पे ये स्टडी करी। मेन फोकस कहां पे था, पेरेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फीटल ग्रोथ। पेरेंट्स की वजह से बच्चे के नरिशमेंट पे क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं, मतलब जैसे मदर खाएगी वही तो फर्क डालेगी बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी, अनटिल और अनलेस कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, उससे पहले तो मदर का ही रोल रहेगा। तो इसके ऊपर इन्होंने स्टडी करना शुरू करा। आप बस मेंस के पेपर में इतना सा यूज कर सकते हो कि पुणे बेस्ड हॉस्पिटल में ये स्टडी कंडक्ट करी गई थी, नाम वगैरह भूल जाओगे चल जाएगा। की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई कि जो फॉलेट लेवल है यानी कि फॉलिक एसिड की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, पर विटामिन बी 12 को अगर देखोगे उसकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम रह जा रही है, जो साइनोकोबालामिन है उसकी क्वांटिटी कम रह रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी। अब देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या शो कर रहा है, डायबिटीज, और दूसरी तरफ ओबेसिटी मोटापा, दोनों का मिक्सचर वर्ड आ गया डायबिसिटी। तो यहां से आपको एक और फंक्शन विटामिन बी 12 का पता लगा कि ये फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प आउट करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा, बच्चा आएगा, उसमें डायबिसिटी हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आएगी, मतलब इंसुलिन प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगा, तो वो मेटाबॉलिज्म तो हुआ ही नहीं जो ग्लूकोज आया था बॉडी के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कल को उसमें ओबीस वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये स्टडी करी गई थी कंडक्ट, 1993 से ये शुरू हुआ था। और इवन ये प्रिया ट्रायल जो है, एक सवाल ये बन सकता है कि किस चीज को लेके था, तो ये विटामिन बी 12 को लेके था, या ये आ सकता है कि किस एरिया को इन्होंने फोकस करा, तो जो पेरेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं फीटल ग्रोथ को लेके उनके ऊपर फोकस करा। ठीक है, इतना याद रख लेना। और पुणे बेस्ड स्टडी थी। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हाईलाइट करता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बन आ गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो चाहिए चाहिए बॉडी को। एक होते हैं माइक्रो, वो भी चाहिए, ना तो ज्यादा क्वांटिटी में ना तो कम क्वांटिटी में, थोड़ी सी माइन्यूट क्वांटिटी होती है उनमें, उसी में कोबाल्ट भी आ जाता है। जैसे आयरन आपने पढ़ा था, आयरन क्या होता है, मैक्रो में कंसीडर करते हो कि माइक्रो में, माइक्रो में आता है। अब इसकी भी अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या बोला जाता है, आपका जो ब्लड है वो थिक हो रहा है, तो मतलब वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं चाहिए था। और यहाँ पे देखा गया कि फॉलेट की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, पर विटामिन बी 12 जो है वो घटता जा रहा है, क्योंकि विटामिन बी 12 किसमें कंसीडर करा जाता है, माइक्रो के अंदर, तो मतलब एक सफिशियंट क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड थी। आफ्टर दैट मेटरनल न्यूट्रिशन प्रोग्रामिंग वगैरह करी गई, जिससे क्या क्या इंप्लीकेशन हुई कि बेटर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनने लगी। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल मतलब जब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, मदर के वूम में है। पोस्टनेटल क्या हो गया, इन्फेंट आ चुका है, बच्चा पैदा हो चुका है। सप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस करा, वो फॉलिक एसिड वगैरह की डिस्पेंसरी से मेडिकेशन आने लगी। और एड्रेस करा गया जो सबसे ज्यादा बर्डन डायबिटीज और ओबेसिटी का इंक्रीज कर रहा था, उसको टैकल करा जा सके। तो ये सारे एरियाज को टारगेट करा गया इन स्टडीज के थ्रू। अब ये प्रिया ट्रायल क्या है, तो प्रिया की एक फुल फॉर्म है प्रॉपर, पी से तो पुणे ही आ गया, आर से रूरल इंटरवेंशन इन यंग एडोल्सेंट, तो वहीं से फोकस करना है, वही ना, पहले बेस से ही शुरू करना पड़ेगा आपको, फाउंडेशन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पुणे मैटरनल न्यूट्रिशन स्टडी,
तो इसको स्टडी जो पीछे आपने देखी 1993 की स्टडी, उसी को बेस बनाया इन्होंने और स्टडी को फर्दर कैरी आउट करा। तो बड़े सारे सर्वे कंडक्ट करे गए, 2012 से लेके 2020 का डेटा उठाया, देन 2025 तक के फॉलोअप्स इसमें इंक्लूड करे गए ताकि एक एक्सटेंसिव डेटा हमारे पास अवेलेबल हो सके। और कैसे विटामिन B12 का स्टेटस एडोलसेंस के अंदर इंक्रीज करा जा सकता है उसे हाईलाइट करा। अब देखो ये डायबिसिटी कहीं ना कहीं जो फूड हैबिट्स हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं, ज्यादातर जंक फूड की एडिशन हो चुकी है या प्रोसेस फूड के ऊपर ज्यादा फोकस है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 में रिडक्शन आई है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक ऐसी स्टडी है जो इन विवो हुई है। इन विवो और इन विट्रो दो टर्म्स आती हैं। इन विवो का क्या मतलब होता है? हाँ जी बायो वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हो, डायरेक्टली वहां पे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है सैंपल के लिए, आप उनसे बात कर रहे हो। जो आप बोल रहे हो इन विट्रो आएगा। इन विट्रो मतलब बाहर, बॉडी के बाहर, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आप सुनते हो तो वो इन विट्रो का एग्जांपल है। पर वहीं पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप सुन रहे हो तो उसमें क्या करा जाता है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन बॉडी के बाहर, फिर बाद में बच्चे की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, मदर के वूम में, वो इन विवो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन। तो ये सारी चीजें आएंगी। और इंटरजेनरेशनल स्टडी यहाँ पे करी गई। स्टडी शुरू हुई थी फ्रॉम 1993, अभी क्या चल रहा है 2026, 25 तक का यहाँ पे डेटा है, यानी कि 2 जनरेशन का डेटा आपको मिल जाएगा। तो इंटरजेनरेशनल स्टडी का भी एक एग्जांपल है। उसके बाद एडोलसेंट न्यूट्रिशन, फीटल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक हेल्थ, मतलब जब बच्चे की फॉर्मेशन होती है तभी डिसाइड हो जाता है कि उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ कैसा रहने वाला है। तभी तो जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है मदर्स को मना करा जाता है कि आपने कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है, सर दर्द भी होएगी थोड़ा टॉलरेट कर लेना है, मतलब मेडिकेशन अवॉइड करने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान। अगर वो मेडिकेशन ले लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा वैसे इम्यून सिस्टम पे, उसका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। कैसे? केमिकल, बस केमिकल, उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा। जब वो कल को पैदा होएगा, जुकाम अगर हल्का सा भी हुआ आपको मेडिकेशन देनी ही पड़ेगी। आपको पता होगा जब बच्चे को बचाया जाता है कि सर्दी ना लगे, तो अभी तो गर्मियों में भी पैक करके रखा होता है और डायरेक्टली फैन वगैरह के नीचे भी नहीं उसको रखा जाता। क्या रीजन होता है कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए, शुरू में आप मेडिकेशन नहीं देते हो। कोल्ड रिफ कफ सिरप की याद होगी, एक केस स्टडी मैंने आपको बताई थी कि बच्चे को खांसी हुई, बच्चे की उम्र थी 1 या 2 साल के आसपास, तो उसको भी कोल्ड रिफ कफ सिरप दे दिया गया था। तो उसमें क्या लिखा था कि जब तक वो 4 या 5 साल का नहीं हो जाता है ट्राई करी जाती है उसको मेडिकेशन ना दे। एक तो बॉडी अभी बनी नहीं है, मेच्योर हो रही है, हड्डियां स्ट्रांग हो रही हैं, तो मदर को भी बोला जाता है आपने मेडिकेशन नहीं लेनी है, नहीं तो बच्चे की बॉडी भी किस पे डिपेंडेंट रहेगी, मेडिकेशन के ऊपर, कि कल को मैं बीमार हुआ तो सीधे मेडिकेशन लाई जाए। तो मतलब उसका कहीं ना कहीं इम्यून हेल्थ और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे मिलते हैं। कई बच्चों में होता है ऐसे कि मदर ने अगर कोई मेडिकेशन ली हो, बच्चे के जो हेल्थ है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक देखा गया है और काफी साल तक वो वैसे वीक रहता है, फिर काफी ज्यादा टेक केयर करनी पड़ती है बच्चे की, ये भी हो जाए ये भी अवेलेबल हो जाए, तो न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद एक और यहाँ पे देखना, एक सेल लिखा है कॉर्ड ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ये कौन से सेल होंगे? अभी पढ़ के आया आप पिछले आर्टिकल में, बोन मैरो, हम किसने बोला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ठीक है, तो वहां पे लिखा है ना कॉर्ड आगे, तो ये वो वाले सेल है, उनकी बात करी जा रही है कि ऐसे कल को प्रॉब्लम्स ना आए, तो आजकल ये भी आइसोलेट करे जाते हैं। अब एक लिखा जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का कौन सा जीन खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल फादर की जो आईज थी वो ब्लैक कलर की थी, ऐसे अज्यूम कर लो, मदर की जो आईज हैं वो थोड़ी सी ग्रेइश कलर की हैं, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। बच्चे में कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, ब्लैक वाला या ग्रे वाला, या शायद दोनों का मिक्सचर, तो जिसको बोलते हैं को डोमिनेंस भी बोलते हैं, कि दोनों का मिक्सचर आ गया, आधा आधा डोमिनेंट नेचर। तो कौन सा जीन आगे चल के एक्सप्रेस करेगा, वो भी विटामिन B12 के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। नियोनेटल आउटकम्स, अच्छा ये इंडेक्स, ऐसे सवाल आपके स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पॉन्ड्रल इंडेक्स ये होता क्या है, तो ध्यान रखना, वेट रिलेटिव टू हाइट, हाइट के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। जैसे बोला कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच के आसपास है तो आपका वजन लगभग 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, ये बच्चों के केस में है। हाँ, क्या BMI भी होता है? BMI तो आपका 2 चीजों पे था, वेट था और डिवाइडेड बाय हाइट। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने ये भी बोला, आपने सुनी नहीं ना, वो कंपल्सिव आगे की हम ही बोलेंगे पहले। मैंने बोला कि पॉन्ड्रियल इंडेक्स बच्चों के केस में यूज होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो वहां पे फिर आपका वेट और डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट किस में लिखते हो, पक्की बात मीटर्स में लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं।
वो बीएमआई फिर इंडिविजुअल्स में आता है, जिसमें आपने देखा था अगर 18.5 से कम होगा तो वो मतलब बहुत ही कम है, उनको खाने पीने की जरूरत है, न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। वहीं पे जब आपने 20 से 25 तक देखा था वो नॉर्मल कंसीडर करा जाते हैं। 25 के ऊपर उसमें थोड़ा बहुत मोटापा आना शुरू हो गया है, ओबेसिटी के केसेस आएंगे। और 35 से आगे चला गया तब तो फिर वो ओवर ओबीस है, उसको अपना वेट कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये फायदे होते हैं जब आप पूरी लाइन सुन लेते हो। मैंने वैसे बोल दिया ऐसे चुपके से कि ये बच्चों में यूज होता है जब पॉन्ट्रियल इंडेक्स की बात होती है, ठीक है। तो पॉन्ट्रियल इंडेक्स, तो ये नियोनेट्स की बात हुई है। नियो मतलब नया नया जन्मा हुआ, और आगे लिखा है नेट बच्चा, तो नया जन्मा बच्चा, इनफैंट। तो बेटर फिटल ग्रोथ हो सके, बॉडी की कंपोजिशन वगैरह वो बच्चे में डिसाइड हो जाती है उसके फिटल स्टेज के टाइम पे। अब यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, पर जैसे आपको माइक्रो आरएनए वाला सवाल डाला था वैसे कभी कभी आ सकता है। एक मिथाइलेज, एज लग जाए क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, गुड। तो जब एज लग जाता है तो लगभग वो एंजाइम के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। हर बार ये चीज पॉसिबल नहीं है। 99% केसेस में एज रिप्रेजेंट करता है कि एंजाइम की बात हो रही है। तो विटामिन B12 ये भी डिसाइड करता है एक जीन एक्सप्रेशन वाले एंजाइम को, दैट इज मिथाइलेज। अब ना जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हो बायो के अंदर, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया आंखों वाला, कौन सा जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो इन जीन एक्सप्रेशन, जो जीन एक्सप्रेशन होते हैं इनको रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो जो विटामिन B12 है जो मिथाइलेज की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर रहा है, वो फर्दर जीन एक्सप्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो इसको रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर जीन्स भी बोला जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। और ये मिथाइलेज कौन डिसाइड करेगा कितने अच्छे से बनेगा? विटामिन B12। तो मतलब वो जो जीन रेगुलेशन है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिसाइड करती है विटामिन B12 की प्रेजेंस आपकी बॉडी के अंदर। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटरी जीन भी उसको बोल दिया गया। और बाकी जीन जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो भी किससे बनते हैं? जीन से बनते हैं। हर एक चीज बॉडी के अंदर कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई? फ्रॉम जीन। वो एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि आंखें आंखों की जगह पे क्यों है, कान की जगह पे क्यों नहीं आती, अगर कान की जगह पे आ गई उसको डिफॉर्मिटी क्यों बोला? तो वो जीन ही तो लेके आ रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो प्रोटीन आ गया, एंजाइम आ गया, एवरीथिंग, कौन उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके बैठा था? जीन। और जीन किसका सेगमेंट था? डीएनए का। और डीएनए कहाँ पे था? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे था? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पे था? वो सेल के अंदर था। तो ये ऐसे ही चलती है लीनिएज, ठीक है। तभी वो बेस पढ़ाया जाता है आपको पहले सेल के बारे में। अब मिथाइलेज ये डीएनए मिथाइलेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एपिजेनेटिक रेगुलेशन। एपिजेनेटिक का मतलब क्या हुआ? एपिजेनेटिक, देखो जेनेटिक आ गया जो जीन्स का पैटर्न है। एपिजेनेटिक मतलब कुछ चेंजेस भी तो आएंगे। स्पर्म में ओवम दो चीजें फ्यूज हुई थी तो सारा डीएनए एक ही पेरेंट का थोड़ी आएगा, दोनों का मिक्सचर आएगा। तो एपिजेनेटिक्स थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर इन्वॉल्व होते चलेंगे। तो जीन एक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। सारी हरकतें ऐसे नहीं होगा फादर की तरह होंगी, सारी हरकतें ऐसी भी नहीं होंगी जो मदर की तरह होंगी, मिक्स ही होंगी, एक नई सी भी हरकत होगी, तो वो मिक्सचर की वजह से होती है। तो उसको एपिजेनेटिक्स में आप स्टडी करते हो। एपिजेनेटिक्स ये आपके पता नहीं हरियाणा या हिमाचल के पेपर में पूछा था। एक डेफिनेशन दे रखी थी, नीचे ऑप्शन थी, बताइए किसको डिफाइन कर रहा था? तो वहां पे एपिजेनेटिक्स भी आपके पास ऑप्शन था। तो वो जो थोड़े से चेंजेस आते हैं जीन मिक्सिंग की वजह से, उसी को आप एपिजेनेटिक्स में पढ़ते हो। अब नोवेल इनसाइट, अब ये भूल भी जाओ चल जाएगा, बस सैम याद रख लेना। एस एडिनोसिल मिथियोनिन रीजनरेशन की बात कर रहा है ये। वो जो पीछे देखा ना डीएनए मिथाइलेशन, पीछे लिखा था ना, और उसमें भी एंजाइम कौन सा था? मिथाइलेज था। बस उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए ये सैम चाहिए होता है। तो सैम ऐसे सोच लो एक आदमी है जो सपोर्ट करता है डीएनए की मिथाइलेशन को। अब ये एक्सप्रेशन करता है किसका चेक? मिथाइलेज का। बोला ना मैंने, इसको रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटरी जीन भी बोला जाता है, या इसको रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर भी बोला जाता है। बायो बायो कितनों के पास थी 12th क्लास में? थी आपके पास। जीन रेगुलेशन पढ़ा था एक चैप्टर, उसमें एक स्केल सी बनती थी, उस पर फिर ऐसे लाइंस लगती थी, एक कोडेड रीजन था, एक नॉन कोडेड था। सच बताना याद है आपको? ये एक स्केल बनती। एलिमेंट्री बुक पढ़ी है? कौन सी बुक पढ़ी थी 12th की क्लास में एनसीईआरटी के अलावा? प्रदीप पढ़ी थी, बड़ी टफ थी वो, क्यों उठाई आपने? हाँ, बड़ी गलत बुक है वो। मैंने एलिमेंट्री हमारे एरिया में नहीं मिलती थी, मैंने पापा से मंगवा ली थी। मैं कहा वही चाहिए, चाहे एक महीना नहीं पढ़ूंगी पर चाहिए वही। उसमें बहुत अच्छे से बताए थे ये कॉन्सेप्ट जीन एक्सप्रेशन को लेके। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बस जीन एक्सप्रेशन याद रख लेना। एक्सप्रेशन लग गया ना पता, जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, वो आंख वाला एग्जाम्पल याद रख लेना, या फेयरनेस का एग्जाम्पल। तो मतलब वो उसको पढ़ाते थे कि ये रेगुलेशन का काम करता है। अब उसी रेगुलेशन में कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन B12, पर इनडायरेक्टली कर रहा है किसको सपोर्ट करके? मिथाइलेज को सपोर्ट करके। ये इंपॉर्टेंस दिखाई गई है आपको कि जीन जो है वो प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पाएंगे अगर विटामिन B12 की कमी रह जाएगी। आपको एसेंस पता लग गया इस आर्टिकल के बारे में, या थक गए हो कि अब समझ नहीं आ रहा है, टफ है? फिर बोलोगे मैम आपने वो वाला आर्टिकल अभी छोड़ दिया आज का दिन।
मैम तो पढ़ा देगी, पर पढ़ने वाले भी चाहिए कि वो भी साथ में सपोर्ट करेंगे, नहीं अभी हम पढ़ लेंगे। और लग गया इसका एसेंस पता। यहाँ पे विटामिन B12 की रेलिवेंस बताई गई है जीन एक्सप्रेशन को लेके। तो ये रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है आपकी विटामिन B12। अब रह जाएगा याद, इतना तो रख ही लोगे ना याद, विटामिन B12 को रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स बोलते हो। इतनी सुस्ती छाई है ना इस टाइम पे, कोई भी हाँ ना नहीं कर रहा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ वेरी गुड आर्यन, ठीक है। तो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन, प्रोटीन एक्टिविटी के ऊपर चेक रखना। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, किसने किसको क्या कहा वो याद ही नहीं रहेगा अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, शायद ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन भी एक फर्क पड़ जाता है। और जैसे डोपामिन सुना है, कहां से ये सिक्रीट होता था? वेरी गुड, सब्सटेंशिया नाइग्रा, मिड ब्रेन का जो पार्ट था। अब ऐसे 90% तो वहीं से सिक्रीशन होती है, बाकी हमारे बॉडी के पार्ट्स भी इनको सिक्रीट करते हैं। जैसे बोलते हैं कि पेट साफ तो मन साफ, सुनिए ये लाइन सभी ने, सच बता दो सुनिए ना ये वाली, कि पेट साफ होना चाहिए डेली, नहीं तो मन चिड़चिड़ा रहता है। तो मतलब वो जो सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन है, वो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग भी सिक्रीट करती है। गट वाली जो लाइनिंग होती है ना, वहां से भी सेरोटोनिन सिक्रीट होता रहता है। अदरवाइज हाइपोथैलेमस तो बैठा ही है, थोड़ी थोड़ी सिक्रीशन सब चीजों की करवाता रहता है। वैसे मेलाटोनिन आपने पढ़ा है? गलत, ये स्लीप वेक साइकिल। और सुनो ऑप्शन में दोनों आते हैं, मेलानिन भी आता है, मेलाटोनिन भी आता है। तो ये पीनियल ग्लैंड वाले की बात हुई है, जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और स्लीप वेक साइकिल को क्या बोलते हैं? जो बायोरिदम और सर्केडियन रिदम, तो ये दो टर्म्स यूज करी जाती हैं। वासु गुड मॉर्निंग, स्लीप वेक साइकिल यहाँ पे नहीं नहीं, मैंने देखा स्पेक्स वालों को लगता है कि बस हम तो स्पेक्स में, फिर क्या निकला वो? कुछ नहीं निकला ना, पर ये पेपर में आएगा। बताओ फिर मेलाटोनिन कौन से ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है? हाँ ठीक है, आपने सुना फिर। ओके नेक्स्ट इज, एक कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल किससे रिलेटेड होता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ रिलेटेड होता है। तो वो जो बोला ना पेट साफ मन साफ, तो वो जो लाइनिंग है वहां पे कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है। ब्रेन तो कर ही रहा है सारी चीजों को, डोपामिन का आपने खुद बोला, सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन का पार्ट। वैसे आपका ये स्ट्रेस भी होता है, पर अभी स्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो विटामिन B12 के अच्छी चीजों को देखना था। तो स्ट्रेस तो नेगेटिव में आ जाता है, तो स्ट्रेस को इसको अवॉइड कर दो, इनके ऊपर फोकस करा। तो इनडायरेक्टली विटामिन B12 की एब्सेंस और प्रेजेंस आपकी बॉडी में डिसाइड करेगी आपका मूड कैसा रहेगा। डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आ गया ना। मेलाटोनिन जिसका बिगड़ा हुआ है, ना रात को टाइम से सो पा रहे हैं, ना तो सुबह जाग पा रहे हैं। कितने हैंड रेस, वेरी गुड, ऑनेस्ट बड़ी कम है। बाकी कितने कितने बजे उठ जाते हो? नहीं, सर्केडियन रिदम का मतलब है रात को बोला 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे ही नींद खुलनी है, दैट इज प्रॉपर सर्केडियन रिदम। बताओ अब, ठीक है। और ये नहीं होता कि कभी 6, 6:30, 7, वो नहीं है, वो डिस्टर्ब में काउंट करा जाता है, वो नहीं आएगा इसमें। तो मतलब मूड रेगुलेशन को भी विटामिन B12 चेक करेगी। कहीं वो तो आज मुझसे नफरत होने वाली है, ये ऐसे कैसे हमें रोस्ट कर रही है, हम नहीं ऐसे बिल्कुल भी, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो टाइम से खा लेना चाहिए था ना, वो डाइट के ऊपर फोकस रखना चाहिए था, इंजेक्शन तक बात ही नहीं जानी चाहिए थी। आगे ना समझ में अब इंपॉर्टेंस क्यों बोला जाता है कि डाइटरी हैबिट पे फोकस करना है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, ये सभी को पता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और जब तक अच्छा है, हेल्दी है, रेड कलर का दिखाई देता है, उसमें क्या कैपेसिटी होती है? रीजनरेशन की भी होती है। करते हैं ना ऐसे कि थोड़ा सा कट लगा दिया वो खुद रीजनरेट कर जाएगा, पर वो तभी तक अगर 25% खराब है, अदरवाइज वो खराब ही है, फिर नहीं होती रीजनरेशन। पता लगा सिगरेट पी, पता लगा अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करा, फिर क्या बीमारी होती है लीवर में? एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से। वो तो सभी को पता है, उसके आगे नहीं। लीवर सिरोसिस, वेरी गुड। बच्चों में भी होती है एक सिरोसिस। बच्चों में किस एलिमेंट की वजह से हुई थी? एक कॉपर, कॉपर की जब एक्सेसिव डोसेज बॉडी में चली जाती है बच्चों के, तो उनके भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन में आपका लीवर हेल्प करता है। और इवन आप जब ज्यादा मेडिकेशन लेना शुरू करते हैं, लीवर सारे टॉक्सिन्स को एक साथ डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, तभी तो सबसे पहले लीवर और दूसरा आपका किडनी, जो कि प्योरिफिकेशन में हेल्प कर रहा था, फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा था, वहां पे अफेक्ट आने शुरू होते हैं। और जब टेस्टिंग होती है ब्लड टेस्ट की, क्या बोलते हैं? लीवर और किडनी वाला टेस्ट जरूर से करवा लेना, यानी कि यूरिन सैंपल के थ्रू, और बाइल टेस्ट जो होता है लीवर का, तो वो करवा लेना, वो इसी वजह से बोला जाता है। और फिर ग्रोथ और रिपेयर, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। तो आज से ही क्या करना है? जंक फूड से शिफ्ट कर जाना है टूवर्ड गुड फूड, हेल्दी फूड। हाँ हाँ, मैगी नहीं खाया करेंगे, अभी खाते हो? अच्छा खाते ही नहीं, जंक फूड नहीं खाते?
तभी आपकी हाइट भी इतनी अच्छी है, मतलब सारे सोचते हैं हमारी भी काश हाइट होती। नहीं, जीन्स भी है, बाकियों के जीन्स देखना डिस्टर्ब हो गए हैं। पेरेंट्स लंबे लंबे थे, बच्चे छोटे छोटे भी आ रहे हैं। और कई बोलते थे कि हमारे कभी जनरेशन में ऐसे मोटापा था ही नहीं, आजकल मोटापा अगली जनरेशन में आ जा रहा है। अगेन सारे फैक्टर्स हैं। तो जीन्स अकेले नहीं है, एनवायरमेंट भी डिसाइड करेगा, एनवायरमेंट इज ऑल्सो फैक्टर। ठीक है, डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, तो ये आपको अब पता लग गया। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए अब बताओ एपिजेनेटिक क्या था। हाँ, वो जो जीन है वो थोड़े से डिफरेंट अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिक्सचर मिला होता है दोनों का, तो दैट इज एपिजेनेटिक्स। बाकी सारा लिमिटेशन क्या बताता है स्टडी का, बाकी टिश्यूज के ऊपर फोकस नहीं किया, मेंटल हेल्थ हो गया, मूड्स जो रेगुलेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा, साइंटिफिक बेस ज्यादा मिलेगा आपको रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के हिसाब से। तो ये सारी चीजें थी। बाकी प्रिया ट्रायल ने क्या बताया, ये प्रिया ट्रायल लग गया ना पता, वो स्टडी का ही नाम लिखा हुआ है जो पुणे की है, रूरल बेस्ड स्टडी। 2 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ से आपको क्वांटिटी से ही पता लग रहा है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में काउंट करा जाता है। तो जितने भी आपके लीफी वेजिटेबल होते हैं, एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें से ये सारी चीजें अवेल होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉलिसी के इम्प्लीकेशन। यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंस समझ आई आज प्रिया ट्रायल को पढ़ के। विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस हो भाई, ये तो बोल ही दो। हाँ, ये जीन रेगुलेशन में वो साइंटिफिक बेस आपको समझ आ गया। अदरवाइज इंपॉर्टेंस किसकी थी, विटामिन B12 की। और उसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये हमने विटामिन B9 में पढ़ा था कि ये अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है फीमेल्स को डिस्पेंसरी के थ्रू। टारगेट किस एज को करा गया, एडोलसेंट और जो विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हैं, जिन्होंने बेबी वगैरह कंसीव करना है, क्योंकि फीटल हेल्थ को ज्यादा चेक करना था। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होंगे, जैसे आज से ही कहीं सोचेंगे एक बारी, अगर सुना है, अगर सिर्फ सुन रहे थे और अंदर से सो गए थे तो शायद समझ भी नहीं आया कि विटामिन B12 एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, तो वो सोचेंगे कि अपनी थोड़ी डाइटरी हैबिट को चेंज करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B12, तो साइनोकोबालामिन बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल है नेचर में, वो भी याद रखना। ज्यादातर कहाँ से ऑप्टेन होगी, तो जितने भी एनिमल बेस्ड फूड्स होते हैं, एग्जाम्पल मिल्क आ गया सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये वेजिटेरियन होता है नॉन वेजिटेरियन होता है, या वेज ही होता है ना आजकल, एक और चली है। हाँ, वेगन्स की, आता तो एनिमल से है वो वाली जो चली हुई है। नहीं खाते, हाँ वही बोल रही हूँ कि वो भी चला हुआ है। डेयरी नहीं होता उसमें, क्योंकि अच्छा होता है ये वाला वेगन में पक्का, तो वो एनिमल से डिराइव हुए हैं, उसको भी साइडलाइन करा जाता है इन केसेस में। चलो आपने उतना नहीं सोचना, थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, वो भी याद रखना है। चिकन खाते हो तो थोड़ा बॉइल्ड वाले पे ज्यादा फोकस करो, खाता है जो, मतलब इन केस वो कुछ नहीं होता कि नान के साथ खाना है, तंदूरी चिकन खाना है, उसका कोई फायदा नहीं रहता फिर। चलो ठीक है, डीएनए सिंथेसिस, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इन सारी चीजों में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में, स्पेशली एट द फीटल स्टेज। दैट्स ऑल। अगले आर्टिकल अब देखेंगे कल। ये वाला आर्टिकल आप खुद पढ़ना चाहोगे, इंडिया और नीदरलैंड नहीं पढ़ना है, आदू ने ऐसी कर दी। अच्छा मैं पढ़ाऊंगी, मैं बस इतना सा बोलना चाह रही थी। इंडिया और नीदरलैंड, ज्यादा कुछ आउटकम्स निकल के नहीं आई है, कीवर्ड आपको दिख रहा है। चलो नहीं पढ़ोगे तो मुझे कल बता देना, पीपीटी आपके आ जाती है साथ के साथ लेक्चर के साथ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करा है। आपको इतना याद रखना है, ये रिसेंट एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ एड ऑन हुआ था, तो वो नीदरलैंड था। ऐसे कोई बड़ा नहीं है, एक जर्मनी के साथ आपने पढ़ा था, तो वैसा जैसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और 3-4 स्लाइड्स का है बस इतना। अपने टारगेट रखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी, जैसे वन डे एग्जाम आप देते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर इज नीदरलैंड। यूपीएससी में बहुत रेयर होगा कि ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा जाए। बस इतना सा था ये आर्टिकल, छोटा सा है। पोसाइडन 8 आए, तो इसकी भी हम परचेजिंग करने जा रहे हैं फ्रॉम यूएस, और ये नेवी यूज करती है वहां पे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं हमारे आईएनएस, इंडियन नेवल शिप। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 चीजें देखनी है, वन इज आईएनएस राजाली और दूसरा आईएनएस हंसा। यहाँ पे ये डिप्लॉय करेंगे, जो पोसाइडन 8 आए हैं और जो परचेज भी करे जाएंगे, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी। अगेन डिमांड वही है कि कमी है अभी के लिए, तो और ज्यादा परचेसिंग करनी है, तो पोसाइडन 8 आए का भी वही है। और यहाँ पे एक चीज देख लेना, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, इसमें बोला है कि रिमूव ऑफसेट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो फॉरेन सेलर हमें इसे बेचेगा, तो बड़े सारे स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी डिटेलिंग देगा। हाँ, कुछ चीजें होंगी जिसके लिए वो डिनाई कर सकते हैं यूएस में, 90% चीजों का बता देंगे कि अगर थोड़ी बहुत रिपेयर करनी पड़ी तो कैसे करनी है। अदरवाइज जहां पे सेंसिटिवनेस आएगी वहां पे यूएस डिनाई भी कर सकता है। पोसाइडन 8 आए, इंडिया और सेचल्स, आईएनएस तीर याद रखना है, शार्दुल याद रखना है, ये दोनों आईएनएस थे। और
सुजाता जो थी वो गई थी मेडागास्कर, वो सेचल्स नहीं गई थी। और साथ में कोस्ट गार्ड की सारथी, कोस्ट गार्ड की सारथी थी। तो वो शिप्स हमने सेचल्स भेजे थे। सेचल किसका पार्ट आएगा, अफ्रीकन या एशियन? अफ्रीकन का है, याद रखना ये चीज। कैपिटल इज विक्टोरिया, वेरी गुड। तो इंडिया और सेचल्स का अभी क्या ज्यादा फोकस करा गया, एक तो मैरीटाइम नंबर 1 और दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बस इन एरियाज पे फोकस करा। कंट्री जस्ट न्यूज में बन गई, मैं करवा दूंगी, मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा ऑनलाइन में भी। एक बार ही कल कर लेंगे दोबारा से, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब सेम ही लिखा है। बस मुझे ये बता दो, एक बार आपने मेस्केरिन प्लेटू के बारे में पढ़ा था जब वो आईएनएस शार्दुल, सॉरी सीजीएस शार्दुल वगैरह, आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और कोस्ट गार्ड का सारथी पड़ा था। तो मेस्करीन प्लेटू के बारे में बताया था कि जो सेचल्स है ज्यादातर इसका एरिया मेस्करीन प्लेटू में काउंट होता है, दबा हुआ है पानी के नीचे, सबमरीन नेचर का है, पानी के नीचे आ चुका है। बाकी मतलब इनहेबिटेड एरिया कम है और ज्यादा दबा हुआ दिखेगा, सबमरीन वर्ड भी इसके लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये था। ये ऑरेंज इकोनॉमी मतलब, वेरी गुड, मैंने जान के ऑरेंज लगाए थे यहाँ पे। सच बताना, किसी ने सोचा तो नहीं कि संतरों से रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी, मैंने वैसे मजे मजे में लगा दी थी ये। एवीजीसी बजट के अंदर पड़े थे ना, एनिमेशन, गेम्स आ गई, कॉमिक्स आ गए, वीडियोस आ गए, तो उनसे रिलेटेड जो क्रिएटिव आजकल फोकस कर रहे हैं, उससे जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है वो आपकी ऑरेंज इकोनॉमी में आएगी। यहाँ पे संतरे याद कोई नहीं रखेगा, ये याद रखना। मैं ऐसे लगा दिया था, मैं क्या आज ऑरेंज ही लगा देती हूँ यहाँ पे। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी कीवर्ड इज एवीजीसी, या क्रिएटिव सेक्टर लिखा जा सकता है, पर टेक्नोलॉजी वहां पे लिखी होगी। ठीक है, एवीजीसी, ठीक है। ये आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट था, चलो ठीक है, मैं इसको भी करा दूंगी। और एक पीएम केयर फंड लड़ा, वो तो पता ही है आपको, जब उस टाइम में क्या हुआ था, लाइए जी वॉलंटरी सबमिशन करिए, पैसा भेजिए इसकी तरफ, और बाद में लोगों ने पूछा बता तो दो भाई कितना पैसा इकट्ठा करा, क्या बोला, नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके सेक्शन से इसको हटा दिया था। बोला कि आरटीआई के अंडर आता ही नहीं है, तो हम आपको लाइबल नहीं है इसका आंसर करने के लिए। लोग बोले भाई हमको भी पता है इतना कि सेंसिटिव इशू होगा, वो नहीं आता पब्लिक दायरे के अंदर। ये तो आपने कोविड-19 से निपटने के लिए लिया हुआ है फंड, वो भी कंटिजेंसी फंड नहीं आप यूज कर रहे, पब्लिक जो इमरजेंसी में फंड यूज होता है वो नहीं यूज कर रहे, एक अलग से फंड जनरेट कर दिया, पीएम केयर फंड। और यहाँ पे 4 दोस्त थे, एक प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थी, और साथ में जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो उल्टे थे, मतलब दोनों के जो पोजीशन थे। तो चारों इसके चेयरमैन बन गए कि हम ही देखेंगे कैसे इस पैसे को यूज करना है। तो आप सभी को पता है सिर्फ एक ही चीज इससे परचेज हुई थी, वो थे ऑक्सीजन के सिलेंडर। फिर उसको बड़ा ज्यादा ऐसे दिखा दिया जैसे करते हैं ये फ्लरिश कर करके कि हमने पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया है, तो वैसे दिखाया गया था। पीएम केयर फंड के ऊपर दोबारा से सवाल आए और दोबारा से वही चीज बोली गई कि ये तो आता ही नहीं है भाई रूल ऑफ प्रोसीजर के अंडर। तो ये काफी डिटेल वाला टॉपिक है, या तो इसको कल करवा दूंगी, कल आपकी रिवीजन क्लास ही है, या फिर स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन रिटन फॉर्म में होता है या वर्बल, वर्बल में होता है, क्या इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है? यस आता है। जब वर्बली आपसे पूछा जाएगा, वर्बल आप आंसर करोगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टार्ट वाले में, स्टार्ट वाले में, स्टार्ट वाले में। देन अनस्टार्ट जो आता है रिटन फॉर्म में जाता है और रिटन फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। फिर आता है आपका शॉर्ट नोटिस पीरियड, जो जाता है इस फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में, आता किस फॉर्म में है, वर्बल फॉर्म में, और उसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो शॉर्ट नोटिस पीरियड वाला आएगा वो दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, फिर स्टार्ट और अनस्टार्ट। तो इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको रूल ऑफ प्रोसीजर देखना है, दैट इज सेक्शन नंबर 40 और 41 की डिटेलिंग। तो इसको मैं करवाऊंगी खुद क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और 2020 और 21 के टाइम पे आरटीआई को लेके बड़ी बार पूछा गया था, और मेंस में भी इसके बारे में आ गया था। डायरेक्ट नहीं आया था, इनडायरेक्टली आया था कि आरटीआई का कहां तक कॉम्प्रीहेंशन एग्जिस्ट करता है। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है, चलो ठीक है, 3 आर्टिकल कर लेंगे आप खुद से। इंडिया से चिल्स कुछ भी नहीं है, मैं अच्छा ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी। आप एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेके आओ, पेपर दे लो पहले। अभी तो लंच भी नहीं बना होगा ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं नहीं, मॉक टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको बोल रही हूँ सिर्फ। नहीं रुकना क्यों है, मतलब लंच अभी 12:30 तुम मिलना शुरू होता है। अच्छा ब्रंच वाले हो तुम, पढ़ लिया ना विटामिन B12, अपनी साइकिल सबने मेंटेन करनी है, ब्रेकफास्ट भी करना है। सबसे जो शॉर्टकट मेथड होता है ब्रेकफास्ट का, क्या खाते हो सुबह? तुम तो खाते नहीं हो, पर तुम तो ब्रंच वाले हो। कौन कौन खा के आता है ऑनलाइन? बस इतना ही था आज का लेक्चर, दैट्स ऑल।
हाँ नजमीन, जो भी ABGC, सुनो मेरी बात नजमीन, ये करवा दूंगी मैं। एनिमेशन या आपके वीडियोस हो गए, कॉमिक्स हो गए, देन कौन सा था, गेम्स आ गई, उनके साथ जो क्रिएट करेगा वो सारे इंक्लूड होंगे, उस इकोनॉमी के अंदर सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है ऑनलाइन, थैंक यू। ब्रेकफास्ट कितने करके आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीजी में कितने रहते हैं? रूम में कितने रहते हैं? ठीक है, गैस कितनों के पास अवेलेबल है? अवेलेबल है, बस यही चाहिए होता है। सिलेंडर भी है ना, गैस सिलेंडर दोनों। क्या करते हो उसका फिर? दिवाली पे करना है यूज उसको। आज कुछ तूफानी करते हैं। सुनो मेरी बात, दलिया सबसे इजी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, उसको खुद ही बना लिया करो, कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। फटाफट से अपनी कढ़ाई रखी, थोड़ा सा घी ऐड करा, उसको थोड़ी देर फ्राई करा, दूध डालना है दूध डाल लो, पानी डालना है पानी डाल लो, बढ़िया हेल्दी बनता है। और चीनी की जगह पे ट्राई करना गुड़ ऐड कर लिया, सबसे नरिशमेंट वाला और आपको एनर्जी भी देगा। जिसको कुछ नहीं बनाना है, 2 बनाना आप सुबह खा के आ सकते हो, सबसे हेल्दी। और जिसको पेट में प्रॉब्लम नहीं होती बनाना और दूध के मिक्सचर से, वो भी कंज्यूम कर सकता है शेक की फॉर्म में। एक ब्लेंडर आता है 500 रुपए का, बढ़िया चलता है। हाँ इजी टू मेक, हाँ ये भी आ जाएगा। ओट्स इजी टू मेक, अब तो सब कुछ ही बना बनाया आता है आपको, जस्ट प्रोसेस्ड है पर हेल्दी है इफ कंपेयर टू बाकी की चीजों के साथ। तो ब्रेकफास्ट करके आया करो, और ट्राई किया करो ब्रेकफास्ट ज्यादा कर लिया करो, लंच ना थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि लंच के बाद फिर नींद बहुत आती है, आपका सोने का मन कर जाता है। एंड डिनर तो लाइट, चपाती खाते हो, एक चपाती बथेरी है, कुछ नहीं है, ज्यादा खा के कुछ नहीं होएगा। कहीं होंगे आप में से जो रात को पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी लिमिटेशन, वो खा सकते हैं थोड़ा ज्यादा, क्योंकि रात को जब भूख लगेगी आप दोबारा से कुछ मैगी मूगी बनाओगे, तो उससे बेटर है 2 3 चपाती खा ली अपनी। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड पे जाओ, पर हेल्दी रहो थोड़ा।